Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are going to complete our employee cost under elements of cost. But before that, हमने अभी तक जितना भी employee cost के बारे में पढ़ा है उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं. हमने देखा पिछली क्लास में कि भाई एम्प्लॉय कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कवर है. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है कि जो भी सर्विसेज हमारा एम्प्लॉय हमें रेंडर करेगा उसके लिए हम जो पेमेंट करेंगे वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा. एम्प्लॉय कॉस्ट को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो कि एट्रीब्यूट हो सकता है टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे, उसको हम डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं. इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब वो खर्चा जिसको मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर कवर होगा. एग्जाम्पल देखो, हमारे यहाँ कार असेंबली हो रही है, ठीक है. कार असेंबली हमारा मेन प्रोडक्शन का काम है. इन दैट केस रामू जो है ना उसका काम है व्हील्स लगाना, और एक है हमारे पास श्याम. ये श्याम क्या करता है पता है, जो भी मशीन्स बीच में इस्तेमाल हो रही है ना कार असेंबली में, उसमें ऑयलिंग करने का काम श्याम का है. तो बताओ इसमें से डायरेक्ट एम्प्लॉय कौन सा है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कौन सा है? तो श्याम एज कार असेंबली में डायरेक्टली इन्वॉल्व है. इसका जो कॉस्ट होगा मैं इकोनॉमिकली फिजिबल वे में इस कार असेंबली के कॉस्ट में डाल सकती हूँ, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर डाल सकती हूँ. इसीलिए ये जो है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा. लेकिन ये जो मशीन में ऑयलिंग करने वाला काम है श्याम का, वो मैं हर एक कार के हिसाब से नहीं जज कर सकती कि कितना डलेगा. मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. इसीलिए ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है हाउ टू कंट्रोल लेबर कॉस्ट. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लेबर कॉस्ट? तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि भाई सबसे पहले तो तुम क्लासिफिकेशन करो बिटवीन डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. इसके बाद तुम लेबर रिलेटेड बजट्स बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, लेबर का एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाओ ताकि चीजें अच्छे से रिकॉर्ड हो. जब चीजें सही तरीके से रिकॉर्ड होंगी तभी तुम उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर पाओगे. नेक्स्ट हमने देखा फैक्टर्स फॉर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट. एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करने के अलग अलग फैक्टर्स हैं, जिसमें हमने एक देखा था कि भाई तुम सबसे पहले देखो कि कितनी रिक्वायरमेंट है हर एक डिपार्टमेंट्स की, उसके हिसाब से लेबर को आप यहाँ पे एम्प्लॉय कराना. ठीक है. तो हर एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लेबर को एम्प्लॉय करेंगे बिना मतलब का, मतलब किसी डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड भी नहीं है, बिना मतलब का हम लेबर्स को एम्प्लॉय या फिर हायर नहीं करेंगे. ठीक है. इसके अलावा हमने और भी अलग अलग फैक्टर्स देखे, जैसे कि टाइम कीपिंग. टाइम कीपिंग इज लाइक तुम अटेंडेंस मेंटेन करो अपने एम्प्लॉयज का, कब एम्प्लॉय आ रहा है, कब एम्प्लॉय जा रहा है, कितने देर वो ऑफिस में रुका, ये सारी चीजें पता करो. इससे तुमको लीव कितना ली उसने वो पता चलेगा, कितने दिन वो ऑफिस रोज आया, कितने घंटे वो ऑफिस में बैठा, ये सारी चीजें पता चलेंगी. नेक्स्ट आता है टाइम बुकिंग. देखो टाइम कीपिंग के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि एम्प्लॉय कितना देर ऑफिस में है. लेट्स से 8 घंटे के लिए वो ऑफिस में था, पर इसमें से कितना देर उसने प्रोडक्टिव काम किया ये पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा. तो वो पता करने के लिए हम टाइम बुकिंग करते हैं. टाइम बुकिंग हमको बताता है कि एम्प्लॉय भले टाइम कीपिंग के हिसाब से इतना देर ऑफिस में रहा, लेकिन उसमें से कितना प्रोडक्टिव निकला वो हमको टाइम बुकिंग की मदद से पता चलता है. ठीक है. तो अगर 8 घंटे एम्प्लॉय ऑफिस में रहा, इसमें से 5 घंटे उसके प्रोडक्टिव थे, तो इसकी मदद से मैं ये भी पता कर सकती हूँ कि एम्प्लॉय कितना देर खाली बैठा था, दैट इज आइडल टाइम. तो हमारा टाइम बुकिंग हमको प्रोडक्टिव टाइम तो बताता ही है और साथ साथ आइडल टाइम भी बता देता है. नेक्स्ट आता है वर्क स्टडी. वर्क स्टडी की मदद से हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क को खत्म करने का कितना टाइम होना चाहिए. वर्क स्टडी के अंदर हम हर एक वर्क को स्टडी करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या मेथड्स, क्या क्या मोशन हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि कम से कम टाइम में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके. इसको फाइंड आउट करने के बाद हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन इन आवर वर्क स्टडी. ठीक है. नेक्स्ट आता है जॉब इवैल्यूएशन. मतलब एक पर्टिकुलर जॉब की वर्थ क्या होनी चाहिए वो हम जॉब इवैल्यूएशन के अंदर निकालते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है मेरिट रेटिंग, जिसके अंदर हम एक एम्प्लॉय की वर्थ निकालते हैं कि भाई ये एक एम्प्लॉय को हमको कितना पे करना चाहिए. तो अगर मैं जॉब इवैल्यूएशन की बात करूँ तो समझ लो मैं कैलकुलेटर बनवाती हूँ अपने यहाँ. तो कैलकुलेटर बनवा रही हूँ तो इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए मुझे कितना पैसा देना चाहिए, मैं इसमें कितना एफर्ट लग रहा है, कितना टाइम लग सकता है, उसके हिसाब से डिसाइड करूंगी. पर समझ लो मैंने रामू को इस काम में रख लिया जॉब इवैल्यूएशन के हिसाब से, मैं उसको 100 रुपीज पर यूनिट भी दे रही हूँ. पर विथ टाइम रामू और ज्यादा इंप्रूव होते जा रहा है, वो बहुत ज्यादा जल्दी कैलकुलेटर्स बना लेता है और उसके साथ साथ अब वो डिफेक्ट्स भी कम करता है. तो मैं क्या करूंगी, अब मैं उसको और ज्यादा पैसे दूंगी. ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ये मैंने रामू की वर्थ देख के निकाला, रामू की जो वर्थ थी उसके हिसाब से निकाला. जॉब इवैल्यूएशन में हम जॉब की वर्थ देख के उसकी वैल्यूएशन कर रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव स्कीम हमने पिछली क्लास में कवर किया, जिसके अंदर हमने देखा टाइम रेटेड मेथड. मतलब जहां पर रेट डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू टाइम.
अगर आप 8 घंटे ऑफिस में हो तो आपको 200 रुपये पर आवर बेसिस में मिलेगा, मतलब पूरा 1600 रुपये दिन का मिलेगा। दैट इज टाइम रेटेड मेथड। इसके अंदर हमने 3 अलग अलग टाइप के मेथड्स देखे। टाइम रेटेड ऑर्डिनरी लेवल्स, मतलब जैसा इंडस्ट्री में चल रहा है वैसे ही नॉर्मल रेट हम दे रहे हैं। नेक्स्ट ग्रेजुएटेड टाइम रेट, मतलब आपकी क्वालिटी अच्छी थी इसीलिए हम आपको ज्यादा रेट दे रहे हैं, दैट इज ग्रेजुएटेड टाइम रेट। नेक्स्ट आता है टाइम रेटेड हाई लेवल्स, मतलब जैसा इंडस्ट्री में चल रहा है उससे ज्यादा हम दे रहे हैं ताकि हम हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट रख सकें। नेक्स्ट हमने देखा था पीस रेटेड मेथड, जहां पे हम कितने पीसेस बना रहे हैं उसके हिसाब से हमको रेट मिलता है, जैसे 200 रुपये पर यूनिट। दिस इज व्हाट आर पीस रेट। मैं जितने ज्यादा यूनिट्स बनाते जाऊंगी उतना ज्यादा मेरे को पे यहाँ पे मिलता जाएगा। इसके अंदर भी 3 अलग अलग टाइप के रेट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। पहला होता है सिंपल पीस रेट, जहां पे मैंने आपको बताया 200 रुपये पर यूनिट, दिस इज माई सिंपल पीस रेट। ठीक है, तो मैं जितने पीसेस बनाते जाऊंगी, मैंने 100 बनाए तो 100 इंटू 200 मिल जाएगा, मैंने 1000 बनाए तो 1000 इंटू 200 मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट के अंदर हम स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हमने स्टैंडर्ड पर डे बेसिस में कितना सेट किया है। लेट्स से हमने सेट किया कि एक दिन में 10 यूनिट्स बन जाने चाहिए, पर हमारा जो एम्प्लॉय है वो 12 यूनिट्स बना लेता है एक दिन में। इन दैट केस उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा है, तो उस केस में हम उसको ज्यादा पीस रेट पे करेंगे। अगर उसकी एफिशिएंसी कम होती तो हम उसको थोड़ा कम पीस रेट पे करते। तो ये होता है डिफरेंशियल पीस रेट। नेक्स्ट हमने देखा डिफरेंशियल पीस रेट विद गारंटीड डे रेट, मतलब यहाँ पर डिफरेंशियल पीस रेट तो मिलता ही है, उसके साथ साथ गारंटीड डे रेट भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कवर किया बोनस सिस्टम। बोनस सिस्टम के अंदर 2 अलग अलग टाइप के प्लान्स आते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल बोनस प्लान, मतलब अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको बोनस मिलेगा, दैट इज इंडिविजुअल बोनस प्लान। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप बोनस प्लान, मतलब पूरे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ग्रुप को बोनस मिलेगा। इंडिविजुअल बोनस प्लान हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने 4 अलग अलग प्लान देखे थे, हाल से वियर प्लान, रोवर प्लान एंड बार्थ वेरिएबल प्लान। आज हम ग्रुप बोनस प्लान कवर करने वाले हैं। ग्रुप बोनस प्लान मतलब पूरे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे बोनस दिया जाता है। अ सिस्टम वे टोटल बोनस डिटरमाइंड बाय ग्रुप प्रोडक्टिविटी। लेट्स से हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 10 वर्कमैन है। ठीक है, ये जो 10 वर्कमैन है ना, इनको हमने सेट स्टैंडर्ड दिया था कि भाई तुमको 1000 यूनिट्स बनाने हैं, पर इन्होंने 1200 यूनिट्स बना दिया, मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी इसलिए हम इनको बोनस दे रहे हैं। पूरे के पूरे ग्रुप को हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। अब ये जो 10,000 रुपए हमने दिए, ये इस ग्रुप मेंबर्स के ऊपर है कि भाई ये इसको कैसे डिवाइड करना चाहें। ये चाहे तो इसको पूरा इक्वली डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे के बीच में, या तो फिर ये चाहे तो इसको प्रोपोर्शनेटली, मतलब हर एक को अलग अलग प्रोपोर्शन उसकी मेहनत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके ऊपर आता है। अब एक बात बताओ, जब इंडिविजुअल बोनस प्लान था तो इस ग्रुप बोनस प्लान की क्या जरूरत पड़ गई? तो हम ग्रुप बोनस लेके आए ताकि टीम स्पिरिट बढ़े, मतलब लोग एक साथ काम करना सीखें, एक साथ काम करने के बेनिफिट्स जान सकें। नेक्स्ट हम वेस्ट एलिमिनेट कर सकें। जो फालतू का वेस्ट है ना, जैसे समझ लो रामू जो है ना, वो अकेले काम करता था ना, बहुत ज्यादा वेस्ट करता था। अभी भी उसकी वही आदत है, वो वेस्टेज कर रहा है, पर बाकी सारे ग्रुप के लोग अब आके रामू को रुकेंगे, रामू यार देख, पहले तू वेस्टेज करता था सिर्फ तेरा नुकसान होता था, पर अब तू अगर वेस्टेज करेगा ना तो हम सबका नुकसान होगा, तो तू अब वेस्टेज नहीं कर सकता। तो इस केस में रामू अपने लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, साथ साथ में पूरे के पूरे ग्रुप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो अब जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट रिकॉग्नाइज ग्रुप एफर्ट्स। लोगों को ग्रुप एफर्ट्स का फायदा पता चलता है। देखो, अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है ना तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी होगी, पर अगर साथ में 3, 4, 5 एम्प्लॉयज एक साथ काम कर रहे हैं ना तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी हर एक की एफिशिएंसी। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि देखो अगर एक एम्प्लॉय भी डीमोटिवेट होगा ना कि यार आज काम करना नहीं हो रहा है, तो वो बाकी सबको देख के मोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जोश में दिखेंगे तो इसको अपने आप ही काम करने का मन करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे ग्रुप बोनस प्लान के बेनिफिट्स। अब ग्रुप बोनस प्लान के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ बोनस प्लान आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास बजटेड एक्सपेंस बोनस, मतलब यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन अपना टोटल एक्सपेंडिचर का बजट सेट कर लेती है। टोटल एक्सपेंडिचर का बजट लेट से हमने सेट किया है 1 लाख रुपए। ठीक है, और एक्चुअल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए हुआ, तो हमने यहाँ पे 20,000 रुपए बचाए। ये 20,000 रुपए जो बचे ना, इसके बेसिस में बोनस दिया जाता है। पूरे का पूरा 20,000 ऑर्गेनाइजेशन एज अ बोनस नहीं दे देगी, पर उसके बेसिस में उस 20,000 के अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एफिशिएंसी बोनस। बजटेड में हम पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर को एक साथ देख रहे थे। कॉस्ट एफिशिएंसी में हम हर एक एक्सपेंडिचर को अलग अलग देखते हैं, जैसे कि मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा। तो समझ लो मैंने मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड सेट किया 10,000 रुपए का।
एक्चुअल में मेरा मटेरियल का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 8,000 का आया, तो मैंने 2,000 की सेविंग की। इस सेविंग के हिसाब से मैं क्या करूंगी, बोनस दूंगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिस्टमैन सिस्टम। ये दोनों में हम कॉस्ट को देख रहे थे। प्रिस्टमैन ने बोला कि भाई यूनिट्स देखो, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके हिसाब से बोनस दो। तो इसने बोला कि अगर स्टैंडर्ड हमने सेट किया है 1,00,000 यूनिट्स का, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने 1,20,000 यूनिट्स बना दिए, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए। तो इस 20,000 यूनिट्स को तुम परसेंटेज निकालो इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे एफिशिएंटली वर्क किया है ना, 20% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दिया, तो ये 20% के इक्वल यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रिस्टमैन बोनस सिस्टम में बोनस दिया जाता है बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन कंपेयर टू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्सेस आउटपुट ओवर स्टैंडर्ड। जितना भी परसेंटेज ऑफ एक्सेस आउटपुट होगा ओवर स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से हम यहाँ पे बोनस देते हैं। नेक्स्ट आता है टाउनी प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। इसने बोला रिलेटेड टू लेबर कॉस्ट ओनली। ठीक है, स्पेसिफिकली ये लेबर कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होता है। इसने बोला कि अगर लेबर कॉस्ट का स्टैंडर्ड था 10,000 का, हमने एक्चुअल में 8,000 का खर्चा अचीव किया, तो 2,000 रुपए की सेविंग हुई। ये जो सेविंग है ना, ये सेविंग सिर्फ और सिर्फ वर्कर को नहीं मिलेगी। इस पे जो बोनस मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर को नहीं मिलेगा। ये जो सेविंग का बोनस है वो वर्कर एज वेल एज फोरमैन या फिर सुपरवाइजर, इनके बीच में शेयर होगा, क्योंकि सुपरवाइजर ही वो आदमी था जिसने अपने वर्कर्स को सुपरवाइज किया, तभी इन्होंने कम खर्चे में काम कर दिया। इसीलिए ये जो बोनस होगा वो वर्कर एज वेल एज हमारे फोरमैन के बीच में शेयर होगा। ठीक है, बोनस बेस्ड ऑन सेविंग इन कॉस्ट शेयर्ड बाय वर्कर एंड सुपरवाइजरी स्टाफ इन एग्रीड प्रपोर्शन, ये शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है वेस्ट रिडक्शन प्लान। वेस्ट किस में हो सकता है, मटेरियल में हो सकता है। तो मटेरियल का खर्चा अगर तुम कम करोगे मतलब वेस्ट कम हुआ। तो अगर हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 10,000 का, मटेरियल का कॉस्ट 8,000 का आया, मतलब हमने 2,000 रुपए की सेविंग की इन वेस्ट, है ना। ये जो 2,000 की सेविंग है इसके हिसाब से यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रकर प्लान। रकर ने बोला कि जो बोनस है वो वैल्यू एडेड के हिसाब से दिया जाएगा, कितनी वैल्यू ऐड हुई, है ना। तो इन्होंने बोला कि तुम देखो लेबर कॉस्ट को इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू एडेड। ठीक है, तो अगर टारगेट हमने सेट किया था 70% का, कि लेबर कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू एडेड 70% होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमने इसको 68% कर दिया, मतलब 2% की सेविंग हुई। ये जो 2% की सेविंग हुई ना, इसको तुम क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एज अ बोनस। पर एज ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि हमने जितना सेविंग किया वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय को दे दे। अगर पूरा का पूरा एम्प्लॉय को दे दोगे, इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन की फिर क्या सेविंग, है ना। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि ठीक है 2% का अगर यहाँ पे सेविंग हुआ है ना, तो इसका कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो टूवर्ड्स वर्कर और कुछ पार्ट डाल दो रिजर्व फंड में। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आती है कि भाई ये वैल्यू एडेड क्या होता है, तो उसको समझो। हम जब मटेरियल खरीदते हैं, फिर मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको सेल कर देते हैं। मटेरियल मैंने खरीदा था 100 रुपए का, पर मैं अभी जो फिनिश गुड्स बना के बेच रही हूँ ना, वो 1,000 रुपए का बेच रही हूँ। मतलब मैंने मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड कर दी 900 रुपए की। क्या क्या चीजें ऐड की, मैंने लेबर ऐड किया, मैंने ओवरहेड ऐड किया, मैंने प्रॉफिट ऐड किया, जिसकी मदद से ये जो प्रोडक्ट है अब 1,000 रुपए का बन गया। दिस इज माई वैल्यू एडेड। ठीक है, जो लेबर का कॉस्ट होता है, जो ओवरहेड का कॉस्ट होता है, जो प्रॉफिट का कॉस्ट होता है, इन सबको टोटल कर दोगे तो आपका वैल्यू एडेड बनता है। वैल्यू एडेड को हम लेबर कॉस्ट के कंपैरिजन में देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया। अब देखो रकर प्लान में हमने क्या किया था, लेबर कॉस्ट को वैल्यू एडेड से कंपेयर किया था। स्कैनलन प्लान ने बोला कि भाई हम वैल्यू एडेड से नहीं, हम लेबर कॉस्ट को कंपेयर करेंगे हमारे सेल्स से। अगर सेल्स के कंपैरिजन में हमने 60% का रेशियो सेट किया था, आपका 40% आ जाता है, मतलब आपने रिड्यूस किया लेबर कॉस्ट को 20%, तो इसके हिसाब से हम बोनस देंगे। बोनस वैसे ही करना, तुम या तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या तो कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ पोर्शन रिजर्व फंड में डाल देना। लेकिन एक और चीज इसने बोली कि भाई जो बोनस होगा ना, वो सिर्फ 1 साल के इस रेशियो के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको 3 साल का एवरेज रेशियो देखना, उसके हिसाब से यहाँ पे बोनस देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे अलग अलग प्लान्स रिलेटेड टू ग्रुप बोनस प्लान। मूविंग फॉरवर्ड टू बोनस सिस्टम फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स। अभी तक जितने भी हमने सिस्टम्स देखे ना, अभी तक जितने भी इंसेंटिव्स देखे, वो सारे के सारे किसके लिए थे पता है, वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट वर्कर्स के लिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। पर इनडायरेक्ट वर्कर्स तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है, इनको कैसे बोनस दिया जाएगा? क्या इनको बोनस ना दें? इनको बोनस नहीं दोगे तो ये मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? इनको भी मोटिवेटेड रखना है तो आपको बोनस देना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको बोनस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट का कितना आउटपुट है।
टाइम और एक्सपेंडिचर में कितनी सेविंग हुई, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई, वेस्ट और स्क्रैप कितना रिड्यूस हुआ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, लेबर का टर्नओवर कितना रिडक्शन हुआ, इसके हिसाब से हम इनडायरेक्ट वर्कर्स को बोनस दे सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अभी तक हमारे जो रेम्युनरेशन एंड इंसेंटिव स्कीम है उसके अंदर 3 हमने पूरा खत्म कर लिया, टाइम रेटेड, पीस रेटेड एंड बोनस सिस्टम। अब हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अभी तक जितने भी बेनिफिट्स थे ना वो सारे सारे आपके काम से रिलेटेड था, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपको वो बेनिफिट्स मिल रहे थे। अब जो हम बेनिफिट्स देख रहे हैं वो आपके काम से नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग अगर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से देखा जाए ना तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ने बोला कि भाई 8.33% ऑफ सैलरी, एनुअल सैलरी जो भी होगी ना एम्प्लॉय की, उसका 8.33% ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फॉर्म ऑफ बोनस देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो या फिर लॉस इनकर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिचुएशन में ये वाला बोनस तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर तुमको इससे ज्यादा बोनस देना है, ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को इससे ज्यादा बोनस देना है, तो वो मैक्सिमम 20% तक का बोनस दे सकती है। वो ज्यादा बोनस कब देगी, मतलब 8.33% से ज्यादा बोनस ऑर्गेनाइजेशन कब देगी, जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो ये एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बनता है। जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है तो वो एक्स्ट्रा बोनस किसके साथ शेयर करती है, हमारे एम्प्लॉयज के साथ, एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है को पार्टनरशिप। अगर आप प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहते तो आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को शेयर्स दे सकते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर कंपनी के शेयर्स एम्प्लॉयज को कम रेट में मिल जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो भी ओनर बन जाते हैं कंपनी के, जिसके कारण वो मोटिवेटेड होते हैं कि भाई अब ये तो हमारी कंपनी है तो हमको अच्छा काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनेटरी मतलब जिसके लिए अब यहाँ पे हम पैसे नहीं दे रहे, जैसे कि फ्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर दे रहे हो, मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हो, सब्सिडाइज कैंटीन्स, कम पैसे में आप खाना वगैरह प्रोवाइड करा रहे हो, सुपर एनुएशन के बेनिफिट्स दे रहे हो, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी करा रहे हो, हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हो, लॉन्ग सर्विस अवार्ड, जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशन स्कीम्स, ये सब हमारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के अंदर कवर होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रुप बोनस प्लान। क्या बोल रहा है, देखो एक ग्रुप के अंदर 10 वर्कमैन है। When the weekly production of the group exceeds standard, अगर ग्रुप का वीकली प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से ज्यादा हो जाता है, स्टैंडर्ड कितना है 200 पीसेस पर आवर, तब ना इन ग्रुप के हर एक आदमी को हम यहाँ पे बोनस देंगे फॉर एक्सेस प्रोडक्शन। ये जो बोनस होगा वो ओवर एंड अबव योर आर्ली रेट्स है, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसके लिए तो तुमको वेजेस मिल ही रहे हैं, ये जो हम बोनस दे रहे हैं ना वो ओवर एंड अबव योर आर्ली रेट है। अब बोनस मिलेगा कितना, तो उसके लिए बोला गया परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट। जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड सेट है 10,000 का, ठीक है, तुमने एक्चुअल में प्रोड्यूस कर दिया 12,000 यूनिट्स, तो जितना भी एक्सेस प्रोड्यूस किया ना, इस एक्सेस को तुमको स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में देखना है और उसके हिसाब से यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको आवर्स वर्कड हर एक दिन का, हमको वीकली बेसिस में चाहिए तो डायरेक्ट टोटल में आ जाएंगे। सिमिलर वे में प्रोडक्शन भी हर एक दिन का दिया, पर हमको टोटल से मतलब है तो हम उसी में काम करेंगे। ठीक है, सो 480 आवर्स हमने वीक में काम किए। 480 आवर्स में स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को 200 यूनिट्स पर आवर बनाने चाहिए थे, मतलब मेरे को अगर टोटल प्रोडक्शन देखूं तो 96,000 यूनिट्स मेरे को बनाने चाहिए थे इस पर्टिकुलर वीक में, पर एक्चुअल में मैंने बना दिया 1,19,600 यूनिट्स। मतलब कितना एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है। एक्सेस प्रोडक्शन अगर हम देखना चाहें तो एक्सेस प्रोडक्शन इज इक्वल टू, हमने 1,19,600 यूनिट्स बनाए, हमको बनाने थे 96,000 यूनिट्स, तो इसके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये आ रहा है हमारा 23,600 यूनिट्स। इतना हमने एक्सेस प्रोड्यूस किया। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, आप फाइंड आउट करो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज एक्सेस प्रोडक्शन किया है तुमने, परसेंटेज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो एक्सेस प्रोडक्शन किया है मैंने 23,600, इसको किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 24.58% मेरा हो गया एक्सेस प्रोडक्शन। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो एंड 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज द मेन शेयर। जो भी आपने निकाला परसेंटेज, उस परसेंटेज का 1/2 हमारे मेंस का शेयर होगा। ठीक है, तो अगर मैं मेंस का शेयर यहाँ पे निकालूं तो हम बोलेंगे कि जो भी परसेंटेज हमने निकाला दैट इज 24.58, इसका 1/2 इज मेंस शेयर दैट इज 12.5।
0.29% इज मेन शेयर। पर एक बात बताओ, क्या मैं बोनस ऐसे परसेंटेज फॉर्म में दूंगी? परसेंटेज को किसी ना किसी बेस यूनिट के ऊपर ही तो ये परसेंटेज लगा के उनको बोनस दूंगी ना। ये बेस यूनिट के लिए बोला जा रहा है। देखो, each man in the group is paid as a bonus this percentage of a wage rate of 3.20 per hour। 3.20 पर आवर का तुम ये परसेंटेज पे चार्ज करके उसको बोनस दोगे। तो मैं अगर यहाँ पे बोनस निकालना चाहूँ तो बोनस इज लाइक 12.29% ऑफ 3.20 पर आवर, दैट इज इक्वल टू 0.393 पर आवर इज माई बोनस का रेट। ठीक है, तो हमने बोनस का रेट निकाल लिया। अब देखो, एक चीज बताती हूँ, क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे क्वेश्चन का सारा चीज ना सिर्फ इतने में ही दिया हुआ था। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, इसको अच्छे से नहीं समझते, तो हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं होता। तो क्वेश्चन हमारे लिए पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखते हैं। कंप्यूट करो रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक। तो रेट ऑफ बोनस तो हमने निकाल लिया, अब अमाउंट ऑफ बोनस हम निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक, तो वीक में हमने कितने घंटे काम किए? हमने 480 घंटे काम किए, और पर आवर बेसिस में हम कितना बोनस दे रहे हैं? 0.393। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 480 मल्टीप्लाइड बाय 0.393 दैट इज इक्वल टू 188.64 इज माई बोनस फॉर द वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, कंप्यूट करो टोटल पे ऑफ राम जिसने 41.5 आवर्स काम किए और उसको 2 रुपए पर आवर मिल रहा है बेसिक वेज। और इसके साथ साथ श्याम का भी कंप्यूट करो तुम टोटल पे, जो कि 44.5 आवर्स काम कर रहा है और उसका टोटल बेसिक पे है 2.5 पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो हमको टोटल पे यहाँ निकालना है दोनों का, राम का और श्याम का। कितने घंटे इन्होंने काम किए बताओ? इसने काम किया 41.5, इसने काम किया 44.5। अब यहाँ पे जो हमारा बेसिक रेट है वो क्या है? बेसिक रेट इज 2 फॉर राम एंड 2.5 फॉर श्याम। इसके हिसाब से हम निकालेंगे टोटल वेज। 41.5 इंटू 2 अगर हम करें तो ये आ रहा है 83। 44.5 इंटू 2.5 अगर हम करें तो ये आ रहा है 111.25। ठीक है, इसके अलावा एक बात बताओ, यहाँ पे राम और श्याम का टोटल पे निकालने बोला, तो ये लोग हम ये एज्यूम करके चलेंगे ना कि भाई इसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इन दैट केस इनको भी बोनस मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा? 0.393 पर आवर, है ना। तो कितने घंटे काम किया इन्होंने? 41.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.393 एंड 44.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.393। तो अगर मैं 41.5 इंटू 393 करूँ तो ये आ रहा है 16.3095। तो इसको 31 कर देते हैं। नेक्स्ट 44.5 इंटू 0.393 दैट इज इक्वल टू 17.49। ठीक है, तो ये मेरा बोनस हो गया, ये मेरा वेजेस हो गया। अगर मैं टोटल पे निकालूं दैट इज इक्वल टू 83 प्लस 16.31, तो ये आ गया 99.31। यहाँ पे 111.25 प्लस 17.49 दैट इज इक्वल टू 128.74। आई होप आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से क्लैरिटी आई हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमको ये चीज, ये वाला पार्ट अच्छे से समझना है क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट आइटम्स इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर हम अलग अलग एम्प्लॉय कॉस्ट आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमको समझना है। देखो, सबसे पहले हमारे पास सुपरवाइजर या फिर फोरमैन की सैलरी, ये कौन है वो समझो। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन कौन कर रहा होगा? वर्कर्स कर रहे होंगे जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ये जो वर्कर्स है इनकी सैलरी तो भाई डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनती है, क्योंकि ये लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है डायरेक्टली। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, दैट इज आवर सुपरवाइजर और फोरमैन। वो क्या कर रहा है? वो इनको सुपरवाइज कर रहा है कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इन दैट केस ये पर्टिकुलर पर्सन क्या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है क्या? बिल्कुल नहीं, ये बाहर से खड़े होकर इनको सुपरवाइज कर रहे हैं। इसीलिए इसका जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। पर एक बात बताओ, इनडायरेक्ट के अंदर मैं इसको कहाँ लेके जाऊं? इसको मैं फैक्ट्री के अंदर लेके जाऊं, इसको मैं एडमिन के अंदर लेके जाऊं, या फिर इसको मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेके जाऊं? ये फैक्ट्री के अंदर खड़ी होकर इसको सुपरवाइज कर रहे हैं ना एम्प्लॉयज को, इसीलिए इसका खर्चा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कवर होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या बोलता है कि भाई तुमको 8.33% ऑफ एनुअल सैलरी एक एम्प्लॉय को एज अ फॉर्म ऑफ बोनस देना पड़ेगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये डेफिनाइट चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो हमको ये तो देना ही पड़ेगा। इन दैट केस इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है। नॉर्मल ट्रीटमेंट मतलब
जैसे मैं इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के वेजेस को ट्रीट करूंगी ना, अगर इसके वेजेस को मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बना रही हूँ, इन दैट केस उसको जो बोनस मिल रहा है उसको भी मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का ही पार्ट बनाऊंगी। अगर इसके वेजेस को मैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बना रही हूँ तो उसके रिलेटेड बोनस को भी मैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगी। कौन सा वाला बोनस? 8.33% ऑफ सैलरी वाला बोनस। लेकिन हमको पता है कि एम्प्लॉयज को एक्सेस बोनस भी दिया जाता है, मतलब ओवर एंड अबव 8.33%, मैक्सिमम 20% तक हम बोनस दे सकते हैं। ये जो एक्सेस बोनस दे रही हूँ ना मैं 8.33% के ऊपर, ये वाला बोनस तभी दूंगी मैं जब मेरे पास प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये क्या है? ये प्रॉफिट का शेयर है, और ये प्रॉफिट का शेयर है इसीलिए ये हमारा नॉर्मल चीज़ तो है नहीं। ये जब मेरे को प्रॉफिट होगा तब मैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को दूंगी, इसीलिए ये जो पार्ट है ना ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। जब भी इन एक्सेस ऑफ 8.33% तुम बोनस दोगे, वो एक्सेस बोनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। मतलब 8.33% को मैं वेजेस का पार्ट बना दूंगी, लेकिन समझ लो मैं 2% एक्स्ट्रा दे रही हूँ, तो ये जो 2% है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके चार्ज होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दी हुई, आप एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ पे से। नेक्स्ट आता है लीव ट्रैवल असिस्टेंस। लीव ट्रैवल असिस्टेंस बोलो या लीव ट्रैवल अलाउंस बोलो, दोनों की दोनों चीजें सेम है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एम्प्लॉय है ना वो लीव लेता है, छुट्टी लेता है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करने जा सकता है। ट्रैवल करने जाएगा तो उसके एक्सपेंसेस भी होंगे, है ना। ये एक्सपेंसेस को एज अ फॉर्म ऑफ अलाउंस ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती है अपने सारे एम्प्लॉयज को नॉर्मली, और सारे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये रेगुलर एलिमेंट ऑफ लेबर है। और रेगुलर एलिमेंट ऑफ लेबर है इसीलिए इसका ट्रीटमेंट नॉर्मली होगा। नॉर्मल ट्रीटमेंट मतलब वेजेस अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बन रहा है तो ये हमारा LTA भी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा। वेजेस अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बन रहा है तो LTA भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर नाइट शिफ्ट अलाउंस। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये है हमारा रामू और ये है हमारा श्याम। रामू डे शिफ्ट में काम करता है, श्याम नाइट शिफ्ट में काम करता है। रामू डे शिफ्ट में काम कर रहा है तो उसके जीवन में चैन है, मतलब उसको सुबह उठ के ऑफिस आना पड़ता है, रात को जाके चैन से सोता है। पर श्याम को रात को जग के ऑफिस आना पड़ता है, फिर वो सुबह थक हार के जाके सुबह सोता है। इन दैट केस इसको एक अनयूजुअल टाइम फॉलो करना पड़ रहा है ना। तो एक बात बताओ, क्या मैं रामू और श्याम दोनों को सेम सैलरी दे सकती हूँ क्या? रामू को भी 100 रुपए दे रही हूँ, श्याम को भी 100 रुपए दे सकती हूँ क्या? श्याम बोलेगा रहन दो, मैं नहीं आ रहा कल से नाइट शिफ्ट पे। एक तो मैं नाइट शिफ्ट में आ रहा हूँ, मतलब मैं अपनी पूरी रात की नींद खराब करके तुम्हारे लिए ऑफिस में आ रहा हूँ, ये सोच के कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। पर तुमने मेरी सैलरी रामू के जितनी कर दी, तो मैं भी सुबह ही आऊँगा भाई, मैं क्यों अपनी नींद हराम करूँ। तो अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय को नाइट शिफ्ट में बुलाना है ना तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि भाई रामू को हम दे रहे हैं 100 रुपए पर यूनिट बेसिस में और शाम को दे रहे हैं 120 रुपए पर यूनिट बेसिस में, क्योंकि ये नाइट शिफ्ट में आ रहा है। पर एक बात बताओ, दोनों जो है ना एक ही टाइप की यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन जो हो रहा है सेम यूनिट का हो रहा है, पर जो रामू बना रहा है वो यूनिट्स का प्राइस कम होगा क्योंकि यहाँ पे हम उसको सैलरी कम दे रहे हैं। पर जो श्याम बना रहा है उसके यूनिट्स का प्राइस ज्यादा होगा क्योंकि उसको हम सैलरी ज्यादा दे रहे हैं। क्या ऐसे चलेगा क्या कि हम एक ही टाइप के यूनिट्स बना रहे हैं, एक जो राम बना रहा है उसका प्राइस कम पड़ रहा है, एक जो श्याम बना रहा है उसका प्राइस ज्यादा पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, हमको इसको सेम करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो, नाइट शिफ्ट वालों का ट्रीटमेंट कैसे करना, जितना भी नाइट शिफ्ट वालों की सैलरी है ना जो कि डे शिफ्ट वालों के इक्वल है, डे शिफ्ट के इक्वल वाली सैलरी दैट इज 100 रुपीज पर यूनिट, इसको तो तुम डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। लेकिन जो भी तुम ओवर एंड अबाउट डे शिफ्ट दे रहे हो दैट इज 20 रुपए पर यूनिट हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, तो ये तुम्हारे जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो डे शिफ्ट वाले की सैलरी है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगी। हमारे नाइट शिफ्ट वाले में जो डे शिफ्ट के इक्वल वाली सैलरी है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगी। लेकिन जो भी तुम ओवर एंड अबाउट डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट वाले को दे रहे हो वो जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट्स में। सबसे पहली बात तो जिनके पास भी नोट्स है वो एक्सपेंडिचर को हटा के केस लिख देंगे और यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो अभी समझ आ जाएगा। देखो, नाइट शिफ्ट अलाउंस के अंदर हम देख रहे हैं नॉर्मल केस। नॉर्मल केस मतलब हमारे यहाँ हर रोज नाइट शिफ्ट होती है,
हमारे यहाँ शिफ्ट ही ऐसी बंधी हुई है कि एक शिफ्ट होगी सुबह, एक शिफ्ट होगी रात को। इन दैट केस हमारा नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन है इन दैट केस हमारा जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, वो पूरा का पूरा जनरल ओवरहेड में चला जाएगा, जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड में। हमने यहाँ पे वही देखा कि जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड में चला जाएगा। तो मतलब ये जो राम श्याम वाला केस है ना, वो नॉर्मल केस के अंदर कवर होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई स्पेशल सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। मतलब हम नॉर्मली नाइट शिफ्ट नहीं करते, हमारे पास ये स्पेशल सिचुएशन या एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हो गई है, इसीलिए हम नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। क्या नॉर्मल एबनॉर्मल सिचुएशन हो सकती है? डिमांड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ने बोल दिया कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो 4 दिन में बनता है, पर कस्टमर को 2 दिन के अंदर चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा ताकि हम कस्टमर को सही टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचा पाएं। तो एज कस्टमर की डिमांड ही ऐसी थी, इसीलिए ये पूरा का पूरा जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है ना 20 रुपए पर यूनिट, ये भी हम चार्ज कर देंगे उस पर्टिकुलर जॉब में। पूरा का पूरा खर्चा उस जॉब के अंदर ही चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे डिपार्टमेंट की गलती है, मतलब समझ लो हमारे पास 4 दिन पूरा अवेलेबल था, लेकिन हमने ये 4 दिन में से 2 दिन काम नहीं किया, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 4 दिन का काम बचा है, तो नाइट शिफ्ट भी करवाना पड़ेगा इनको। तो एज डिपार्टमेंट की गलती थी, इसके कारण नाइट शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए ये जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा ना 20 रुपए पर आवर वाला, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये जो 20 रुपए है ना, ये पूरा हम डिपार्टमेंट ओवरहेड के अंदर चार्ज कर देंगे। ठीक है, हमने क्या लिया था? 20 रुपए पर यूनिट था। ये 20 रुपए पर यूनिट पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के ओवरहेड के ऊपर चार्ज होगा। जिस डिपार्टमेंट की गलती थी उसके ओवरहेड में तुम चार्ज कर दोगे। ठीक है, सो ये था हमारा नाइट शिफ्ट अलाउंस। मूविंग टुवर्ड्स फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब ओवर एंड अबव सैलरी एंड वेजेस तुम अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दे रहे हो। ये बेनिफिट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा उसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सीजे लिमिटेड है, सीजे लिमिटेड के 2 एम्प्लॉयज है, रामू और श्याम। ये दोनों का सीजे लिमिटेड ने इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस का पैसा था 12,000 रुपए पर एनम ईच, मतलब इसका इंश्योरेंस का भी 12,000 रुपए लगा, इसका इंश्योरेंस का भी 12,000 रुपए लगा। सीजे लिमिटेड ने पूरा का पूरा इंश्योरेंस का पैसा एक बार में पे कर दिया। अब ये पैसे को कैसा ट्रीटमेंट किया जा सकता है? पहला ट्रीटमेंट ये होगा कि भाई रामू और श्याम का इंश्योरेंस कराया ना, इन्हीं से रिकवर कर लो धीरे धीरे। भले ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा का पूरा पैसा एक बार में पे किया हो, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? इनको धीरे धीरे इनसे रिकवर करेगी। रामू को हम दे रहे हैं यहाँ पे पर मंथ बेसिस में सैलरी, तो हम इससे मंथली बेसिस में रिकवर करेंगे। 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है रामू को पर मंथ बेसिस में, इसका 1% अगर हम ले, दैट इज 1,000 रुपीज पर मंथ अगर हम लेते जाए तो 12,000 रुपए पूरे साल भर में हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इससे मंथली बेसिस में रिकवर कर रहे हैं। श्याम को हम आर्ली रेट देते हैं, तो श्याम से हम आर्ली बेसिस में रिकवर कर रहे हैं। हम 100 रुपीज पर आवर देते हैं, हम 5% पर आवर उससे रिकवर कर रहे हैं ताकि 12,000 रुपए हमारा पूरा का पूरा रिकवर हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने इंश्योरेंस कराया एम्प्लॉयज का एक बार में, लेकिन उनसे धीरे धीरे करके वो पैसे रिकवर कर रहे हैं। पहला तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। दूसरा ट्रीटमेंट, हम एम्प्लॉयज से ना रिकवर करके उसको ओवरहेड में चार्ज कर सकते हैं। हमने उसको ओवरहेड में चार्ज किया तो अब वो किसी ना किसी कॉस्ट सेंटर में अपोर्शन करना पड़ेगा। तो कैसे अपोर्शन होगा? अगर रामू डिपार्टमेंट ए में काम करता है तो उसका इंश्योरेंस का पैसा डिपार्टमेंट ए में अपोर्शन हो जाएगा। अगर श्याम दूसरे डिपार्टमेंट बी में काम करता है तो उसका इंश्योरेंस का पैसा डिपार्टमेंट बी में अपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रीटमेंट यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखो, फ्रिंज बेनिफिट्स या तो हम रिकवर कर सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑन लेबर कॉस्ट और एट एन आर्ली रेट। लेबर कॉस्ट का परसेंटेज या फिर आर्ली रेट जो भी है उसके हिसाब से रिकवर कर लो, या फिर treated as overhead and apportioned to cost center on the basis of wages और salary cost। जिस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का जितना वेजेस और सैलरी है उसके हिसाब से हम इंश्योरेंस को अपोर्शन कर देंगे बिटवीन कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू वर्क ऑन हॉलीडे एंड वीकली ऑफ डेज। हमारे यहाँ हॉलीडे आ गया, मतलब समझ लो मंडे टू फ्राइडे हमारे यहाँ ऑफिस चलता है, हम सैटरडे संडे भी काम करा रहे हैं। ठीक है, सैटरडे संडे भी काम करा रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो मैं मंडे टू फ्राइडे सैलरी देती हूँ वही सैटरडे संडे को दे सकती हूँ क्या? नहीं, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं मंडे टू फ्राइडे 1,000 रुपीज पर डे देती हूँ तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा, दैट इज 1,500 रुपए पर डे के आसपास देना पड़े, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल वेज कितना है? 1,000 रुपए पर डे नॉर्मल वेज है, क्योंकि ये नॉर्मली तुम बाकी दिनों में भी देते हो। इसके अलावा मेरे पास कितना है? एक्स्ट्रा है 500 रुपए पर डे। जो नॉर्मल वेज है उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, डायरेक्ट एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो डायरेक्ट वेजेस में डाल दोगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में डाल दोगे। लेकिन ये जो 500 रुपए है ना, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसका ट्रीटमेंट करोगे जैसे तुम ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट करते हो। ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम आगे पढ़ लेंगे, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा, इसी क्लास में वो कवर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर अटेंडेंस बोनस।
अब देखो अटेंडेंस बोनस इज लाइक एम्प्लॉय हर रोज ऑफिस आ रहा है तो इसीलिए खुश होके ऑर्गेनाइजेशन उसको अटेंडेंस बोनस दे रही है। ये अटेंडेंस बोनस हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, प्रोडक्शन से तो रिलेटेड है ही नहीं। इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिपार्टमेंटल ओवरहेड में चार्ज करूंगी। जिस भी डिपार्टमेंट का वो एम्प्लॉय है उस डिपार्टमेंट के ओवरहेड में वो चार्ज हो जाएगा अटेंडेंस बोनस। ठीक है, अगर समझ लो अटेंडेंस बोनस डिसप्रपोर्शनेट है फ्रॉम मंथ टू मंथ, मतलब एक महीने में है 10,000 का अटेंडेंस बोनस, दूसरे में है 12,000, तीसरे में है 14,000, फिर है 20,000, तो हर एक महीने में अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगी, सारे के सारे महीने का अटेंडेंस बोनस को टोटल कर लूंगी और उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं हमारे पास, है ना। तो इसके हिसाब से हर एक मंथ का मेरे पास इक्वल अमाउंट आ जाएगा, उस अमाउंट को मैं यहाँ पे चार्ज कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में हमारा एम्प्लॉयर पैसा डालता है। अगर वो डायरेक्ट वर्कर्स के लिए डालता है तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाएगा। अगर वो इनडायरेक्ट वर्कर्स के लिए डालता है तो ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉस्ट टाइम ड्यू टू अ मेजर ओवरहॉलिंग ऑफ अ मशीन एज अ रिजल्ट ऑफ सीवियर ब्रेकडाउन। हमारी मशीन का सीवियर ब्रेकडाउन हो गया। अब ये रोज रोज तो होता नहीं है, मतलब एबनॉर्मल नेचर का है। एबनॉर्मल नेचर का है तो इसको हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज आर मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट को मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की जाएंगी, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो, कोई भी पेमेंट भले कैश में हो या काइंड में हो, एम्प्लॉय को दिया जा रहा है ना, इंक्लूड करोगे। ग्रॉस पेमेंट इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस पेबल, ऑल बेनिफिट्स, सब कुछ यहाँ इंक्लूड होगा। बोनस पे कर रहे हो, एक्स ग्रेटिया दे रहे हो, सरप्लस को शेयर कर रहे हो एम्प्लॉयज के साथ, यहाँ इंक्लूड करोगे। अगर रेम्युनरेशन दे रहे हो मैनेजरियल पर्सनल को इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अदर ऑफिसर, यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी अमाउंट है अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड, जो कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन से रिलेटेड है, तो वो यहाँ कवर होगा, है ना। तो हमने देखा था कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो है वो अगर मैं 2 साल का सैलरी पे कर रही हूँ, 2 साल का सैलरी वॉलेंट्री रिटायरमेंट के समय पे कर रही हूँ, तो मैं इसको 2 साल में अमोर्टाइज करूंगी, है ना। समझ लो मैंने 2 लाख रुपए पे किया, तो हर एक साल कितना अमोर्टाइज करूंगी, 1 लाख रुपए। तो ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपए, वो भी यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरियंस इन एम्प्लॉय पेमेंट और कॉस्ट ड्यू टू नॉर्मल रीजन। अगर मैं एम्प्लॉय कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, मेरा एक्चुअल में खर्चा हुआ था 20,000, पर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रही हूँ और स्टैंडर्ड बोल रहा है कि भाई 15,000 रिकॉर्ड करो, तो इसके कारण जो वेरिएंस आएगा ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ने बोला, एम्प्लॉय कॉस्ट के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई जो भी वेरिएंस होगा उस वेरिएंस को अगर नॉर्मल रीजन के कारण है तो ज्यादा होशियार मत बनो, स्टैंडर्ड है हम स्टैंडर्ड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर नॉर्मल रीजन के कारण कोई भी वेरिएंस होगा तो तुमको उसको एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर एब नॉर्मल रीजन के कारण कोई वेरिएंस होगा ना, तो तुम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट एनी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। जैसे कि एम्प्लॉय को हमने कार प्रोवाइड कर दी, हमने जिम की मेंबरशिप प्रोवाइड कर दी, ये सब क्या है, ये सब परक्विजिट्स है। ये परक्विजिट्स अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो ये भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, तो रेम्यूनरेशन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पे की जा रही है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम एम्प्लॉय नहीं मानते, इसका जो भी रेम्यूनरेशन होता है वो एडमिन ओवरहेड का पार्ट बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब एम्प्लॉय खाली बैठा है, एम्प्लॉय खाली बैठा है उसको हम आइडल टाइम बोलते हैं। आइडल टाइम अगर अनअवॉइडेबल रीजन के कारण है, अनअवॉइडेबल रीजन मतलब एम्प्लॉय गेट से ऑफिस के अंदर तक आ रहा है तो उस टाइम का टाइम पीरियड, अगर वो टी ब्रेक ले रहा है, तो ये सब क्या है, अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण। ये जो खर्चा है ना, इसको आप इंक्लूड करोगे अंडर एम्प्लॉय कॉस्ट। नॉर्मल आइडल टाइम है, मतलब छोटे मोटे ब्रेकडाउन हो गए, एटमोस्फियरिक कंडीशन के कारण हम यहाँ पे हमारा काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आइडल टाइम अराइज हो रहा है, तो ओवरहेड के अंदर जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एबनॉर्मल आइडल टाइम है, मतलब ब्रेकडाउन हो गया, फ्लड आ गया, फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण अगर हम यहाँ पे आइडल टाइम अराइज हो रहा है, दैट इज एक्सक्लूडेड, इसको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। वेरिएंस इन एम्प्लॉय पेमेंट एबनॉर्मल रीजन वाला है तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, हमने अभी देख लिया। कोई भी एबनॉर्मल पेमेंट की जा रही है एम्प्लॉय को जो मटेरियल है और क्वांटिफिएबल है, तो उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। पेनाल्टीज, डैमेजेस जो भी हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या थर्ड पार्टी को पे करेंगे, हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी पैसा हमने जो एम्प्लॉय के लिए पे किया, कोई भी बेनिफिट जो हमने एम्प्लॉय को दिए, वो अगर हमको रिकवर हो जा रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर हमने इंश्योरेंस का पैसा रिकवर कर लिया था, वो हम एडजस्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर, मतलब अगर लेबर टर्नओवर हो गया, मतलब एम्प्लॉय हमारे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो अब नए एम्प्लॉयज लेके आने पड़ेंगे। नए एम्प्लॉयज लाने का रिक्रूटमेंट का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, ये सब एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, हमने एक ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर दिया, उसका समझ लो उसका वॉलेंट्री रिटायरमेंट का पैसा अभी भी अनअमोर्टाइज्ड बचा हुआ है, तो क्या उसको मैं एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगी? बिल्कुल नहीं। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इसका अपना प्रोडक्शन बंद हो चुका है। प्रोडक्शन बंद हो चुका है तो इसमें अभी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट तभी बनता है जब प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन तो बंद हो चुका है तो प्रोडक्शन से क्या ही रिलेटेड, इसीलिए ये वाला इससे रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट होगा वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट का हो या किसी और का हो, भले वो नॉर्मल सिचुएशन में इंक्लूड होता हो, लेकिन एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड है तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। अभी हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उसके हिसाब से अब हम मेजरमेंट करने वाले। देखो ग्रॉस पे दिया हुआ है 10,30,000 ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉय 25,000। इसमें आइडल टाइम कितना है? 25,000 का है। अब 25,000 का आइडल टाइम है वो तो ठीक है, तुमने ये नहीं बताया कि अनअवॉइडेबल है, कि नॉर्मल है, कि एब नॉर्मल है, तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे? ये एब नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं चीजें साथ साथ में ही रिकॉर्ड करते जाती हूँ। ये एब नॉर्मल हम मान के चल रहे हैं और रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रॉस पे नेट ऑफ आइडल टाइम, क्योंकि आइडल टाइम हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एबनॉर्मल रीजन के कारण आइडल टाइम हुआ, ये मान के हम चल रहे हैं, ठीक है। सो 10,30,000 का मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट था, माइनस 25,000 मेरा आइडल टाइम था एबनॉर्मल वाला, तो मेरे पास आ गया 10,05,000। नेक्स्ट, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जिसका हमें खर्चा पड़ा डिप्रिसिएशन का 1,00,000, मेंटेनेंस का खर्चा पड़ा 90,000 और म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा पड़ा 3,000। अब देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स दोगे ना, वो बेनिफिट्स का कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के जितने रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं वो हमारा यहाँ पे कॉस्ट बनता है। तो यहाँ पे हमारा डिप्रिसिएशन, मेंटेनेंस और म्युनिसिपल टैक्स हमारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, हमारा ये सारा खर्चा लग रहा है, इसीलिए हम इसको यहाँ इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो अकोमोडेशन टू एम्प्लॉय, इसमें मैं 1,00,000 रुपए डिप्रिसिएशन का पे कर रही हूँ, 90,000 रुपए मेंटेनेंस का पे कर रही हूँ और 3,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स का पे कर रही हूँ। यहाँ पे अलग से लिख देना, ठीक है, कि ये डिप्रिसिएशन का है, ये मेंटेनेंस का है और ये हमारा म्युनिसिपल टैक्स का है। तो अगर मैं टोटल करूँ तो ये आ रहा है 1,93,000। नेक्स्ट, इसके बाद हमको दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है देखो, इंक्लूडिंग अ पेनाल्टी ऑफ 2,000 फॉर वायलेशन ऑफ पीएफ रूल्स। पीएफ रूल्स में लिखा होगा कि भाई तुमको टाइम पे पेमेंट करना है, हमने टाइम पे नहीं किया तो हम पेनाल्टी पे कर रहे हैं, तो पेनाल्टी इंक्लूड होगा क्या? बिल्कुल नहीं, हम पेनाल्टी को हटा देंगे। तो एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है टू पीएफ, 1,00,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, इसमें से 2,000 पेनाल्टी का है तो वो हम हटा देंगे, दैट इज इक्वल टू 98,000 रुपीज मेरा यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आएगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हम क्यों इंक्लूड करेंगे भाई? ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वो खुद देगा अपने पैसे से, तो ये हमारे में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमने इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट, स्पेशल सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी रिलेटेड हमको सब्सिडी मिल रही है कितनी? 2,75,000, तो हम रिड्यूस करेंगे एम्प्लॉयज सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट 2,75,000 माइनस करना है, इसलिए मैं अलग से ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि इसको माइनस करना है ना। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ रहा है एम्प्लॉय का ट्रेनिंग का खर्चा। ट्रेनिंग का खर्चा किससे रिलेटेड है? नए एम्प्लॉयज को लेके आने का खर्चा। तो ये ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ये सारे खर्चे हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, तो नहीं आएगा ये कहीं भी, है ना। इसको हम स्टार मान लेते हैं क्योंकि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट, परक्विजिट्स टू एम्प्लॉय 4,50,000 का हम परक्विजिट्स दे रहे हैं एम्प्लॉय को, 4,50,000, ठीक है, ये ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेजुटी फंड 4,00,000 रुपीज का हमने कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स ग्रेजुटी फंड, इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट,
इसके बाद हमको दिया हुआ है रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय आउट ऑफ परक्विजिट्स एक्सटेंडेड। जो हमने परक्विजिट्स दिए उसमें 35,000 रुपीज तो हमको रिकवर हो जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉय। तो 4,50,000 का खर्चा है जरूर, पर 4,50,000 में से 35,000 विल बी रिकवरेबल। देन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 4,15,000 रुपीज। नेक्स्ट इज आर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। रीइंबर्समेंट और रिकवरेबल दो वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो, रिकवरेबल और रीइंबर्समेंट। रिकवरेबल मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो है हमको पैसा वापस कर देगा। रीइंबर्समेंट इज लाइक एम्प्लॉय ने पैसा पे कर दिया है, अब हम उसको वापस दे रहे हैं पैसा, कि तूने अपना मेडिकल एक्सपेंसेस उठाया, ये ले हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम तेको रीइंबर्स कर रहे हैं। ठीक है, 67,000 रुपीज हमारा रीइंबर्समेंट है, तो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है। 67,000 था ना। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने बेयर किया है तो हम इंक्लूड करेंगे कितना है, 19,000। फैमिली मेंबर का मेडिकल एक्सपेंसेस 19,000। नेक्स्ट इज आर फेस्टिवल बोनस, 20,000 रुपए बोनस है, इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल रिलेटेड एडवांस हमने दिया है एम्प्लॉय को। एडवांस है मतलब ये पैसा एम्प्लॉय हमको बाद में वापस कर देगा। प्लस ये प्रोडक्शन से भी रिलेटेड नहीं है ना, इस पर्टिकुलर ईयर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो हमने हमारे एम्प्लॉय ने एज अ फॉर्म ऑफ लोन ऑर्गेनाइजेशन से लिया, जो कि वो बाद में दे देगा वापस। ठीक है, नेक्स्ट, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने सारी की सारी चीजें इंक्लूड कर ली। एक बार टोटल कर लेते हैं फटाक से। 10,05,000 प्लस 1,93,000 प्लस 98,000 माइनस 2,75,000 प्लस 4,15,000 4,67,000 एंड 19,000 एंड लास्ट इज आर 20,000। ये आ रहा है हमारे पास 19,42,000 हमारा बन गया ये एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या यहीं पे क्वेश्चन खत्म? नहीं, हमारी जो चीजें हमने इंक्लूड नहीं की ना, और जो चीजें थोड़ी अलग थी, उन सब के ऊपर हमको नोट लिखना पड़ेगा। जैसे ये एबनॉर्मल हमने ट्रीट किया आइडल टाइम को कौन बताएगा? हमारे जो पेपर चेकर है उसको कैसे पता चलेगा कि तुमने एबनॉर्मल ट्रीट किया इसको, है ना? तो आपको ये इसके ऊपर एक नोट लिखना पड़ेगा। आपने एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इंक्लूड नहीं किया, उसके ऊपर नोट लिखना पड़ेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया, क्यों नहीं किया? नोट लिखोगे। फेस्टिवल एडवांस इंक्लूड नहीं किया, उसके ऊपर नोट लिखोगे। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसके ऊपर भी हम नोट लिखेंगे क्योंकि हमने इनको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, जो भी चीज आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो उसके ऊपर नोट लिखोगे, और साथ साथ कुछ अलग चीज आती है जैसे हमने एबनॉर्मल ट्रीट किया आइडल टाइम को, उसके ऊपर भी नोट लिखा जाएगा। सो नोट नंबर 1 हम लिख रहे हैं यहाँ पे आइडल टाइम से रिलेटेड। हम बोलेंगे कि भाई आइडल टाइम इज ट्रीटेड एज एबनॉर्मल and therefore excluded. नोट नंबर 2, इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद हमारा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आया। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि भाई ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इट इज नॉट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हम एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, इसीलिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इज टू बी पेड बाय एम्प्लॉय एंड नॉट बाय एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, नोट नंबर 3, इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेनिंग का खर्चा। तो ट्रेनिंग का खर्चा तो हमने अभी एक्सक्लूजन की लिस्ट में पढ़ के आए कि भाई ट्रेनिंग का कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते। तो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग कॉस्ट एज एक्सक्लूजन की लिस्ट में दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ने बोला है इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है नोट नंबर 4। ये किसके ऊपर आएगा? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फेस्टिवल का एडवांस, है ना? फेस्टिवल का एडवांस इज नॉट फॉर प्रोडक्शन। नॉट फॉर प्रोडक्शन,
इट इज़ लाइक एन एडवांस और वी कैन से लोन विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि नॉर्मली जो एडवांस देती है ना ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करती है. तो फेस्टिवल एडवांस इज नॉट फॉर प्रोडक्शन, इट इज़ अ काइंड ऑफ loan provided by organization to employee and hence not included. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. तो ये हमने लिस्ट में पढ़ा कि ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया जाता है. तो नोट नंबर 5, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट related to discontinued operation is specifically excluded. ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो. इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है पूरा खत्म. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओवर टाइम वेजेस एंड ओवर टाइम प्रीमियम. नाउ व्हाट इज दिस ओवर टाइम? देखो, हमारा जो नॉर्मल टाइम है ना ऑफिस का वो है 8 घंटे. अगर आप इस 8 घंटे से एक्स्ट्रा अपने एम्प्लॉयज़ को काम करवाते हो, मतलब लेट्स से हम 2 घंटे और हमारे एम्प्लॉयज़ को काम करा रहे हैं, तो दिस विल बी नोन एज ओवर टाइम. मतलब नॉर्मल टाइम से जितना भी एक्स्ट्रा काम कराओगे वो ओवर टाइम कहलाएगा. ओवर टाइम जब तुम करवाते हो ना तो उस केस में तुम नॉर्मल वेजेस नहीं दे सकते. जैसे समझ लो इस 8 घंटे में हम 100 रुपीज़ पर आवर बेसिस में दे रहे थे, पर ये बचे हुए 2 घंटे में ना हमको इनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. लेट्स से हम दे रहे हैं 150 पर आवर. क्यों? क्योंकि ये ओवर एंड अबव योर नॉर्मल टाइम है. तो अगर कभी भी ओवर टाइम करा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है. यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा पेमेंट की, देखो 100 रुपये पर आवर तो हम वैसे ही देते हैं, दैट इज नॉर्मल रेट, है ना. इसके ऊपर मैंने कितना दिया? 50 रुपये पर आवर मैंने एक्स्ट्रा दिया. दिस इज नोन एज ओवर टाइम का प्रीमियम. ठीक है, सो हमने बोला कि ओवर टाइम इज लाइक जब तुम अपने नॉर्मल टाइम से एक्स्ट्रा काम कराते हो तो उसको हम ओवर टाइम बोलते हैं. ओवर टाइम प्रीमियम मतलब जब तुम नॉर्मल वेज रेट से एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो जो भी एक्स्ट्रा होता है उस एक्स्ट्रा को हम ओवर टाइम प्रीमियम बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट हैज बीन रिटन इन आवर नोट्स. द फैक्ट्रीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस एट डबल यूजुअल रेट्स. मैंने तो यहाँ पे जस्ट एक्स्ट्रा 50% का बात किया, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि भाई तुम अगर ओवर टाइम करा रहे हो तो तुमको डबल रेट देना पड़ेगा. मतलब नॉर्मल में अगर तुम 100 रुपये दे रहे हो तो ये 2 घंटे में तुमको 200 रुपये पर आवर बेसिस में देना पड़ेगा. जहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल भी नहीं है वहाँ पे भी यही है कि भाई तुम अगर ओवर टाइम कराओगे तो हम हायर रेट पे करेंगे. ठीक है, विद अ स्टैंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई अगर ओवर टाइम होगा तो इस पर्टिकुलर रेट से मिलेगा. ओवर टाइम मतलब नॉर्मल अमाउंट प्लस एक्स्ट्रा पेमेंट जहाँ पे होता है, तो नॉर्मल पेमेंट और एक्स्ट्रा पेमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं. एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमारा ओवर टाइम क्या होता है वो देखो. ओवर टाइम इज द टाइम स्पेंड बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर. नॉर्मल वर्किंग आवर के आगे तुम जितना भी टाइम स्पेंड करोगे दैट इज आवर ओवर टाइम. और ये इस पे हम यूजुअली क्या पे करते हैं, एट अ हायर रेट देन द नॉर्मल टाइम रेट. The extra amount payable beyond the normal wages and salaries for beyond the normal working hour is called overtime premium. ठीक है, तो जो भी हम एक्स्ट्रा वेजेस पे कर रहे हैं इन आर ओवर टाइम पीरियड, ये एक्स्ट्रा वेजेस मेरे ओवर टाइम प्रीमियम कहलाते हैं. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स. डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. ओवर टाइम इज वर्क ड्यू टू एक्सर्जेंसी और अर्जेंसी ऑफ द वर्क. अर्जेंट वर्क कंप्लीट करना था, इसके लिए हम ओवर टाइम कर रहे हैं. अर्जेंसी मतलब यहाँ पे हम नॉर्मली ओवर टाइम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई बस इसीलिए हम ओवर टाइम कर रहे हैं. अगर किसी डिपार्टमेंट ने डिले कर दिया, समझ लो एक काम है जो 4 दिन के अंदर हो सकता था पर डिपार्टमेंट ने अपने 2 दिन वेस्ट कर दिए, सिर्फ 2 दिन बचा है, तो 2 दिन बचा है, 2 दिन में 4 दिन का काम खत्म करना है तो ओवर टाइम कराना पड़ेगा. ये जो ओवर टाइम करा रहे हैं हम हमारे डिपार्टमेंट की गलती की वजह से कर रहे हैं, इसीलिए जो भी बेसिक और नॉर्मल पेमेंट होगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर जाएगा. जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं वो ओवरहेड के अंदर जाएगा. तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 100 रुपये था वो नॉर्मल पेमेंट था, वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में. लेकिन जो ओवर टाइम का प्रीमियम पे कर रही हूँ 50 रुपये पर आवर बेसिस में, वो कहाँ जाएगा, ओवरहेड के अंदर. अगर कस्टमर के कारण हमने ये जल्दी जल्दी वाला काम किया, मतलब 2 दिन बचे हैं, 4 दिन का काम कस्टमर को 2 दिन के अंदर चाहिए तो हमको ओवर टाइम कराना पड़ेगा. ये ओवर टाइम अगर हम करा रहे हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट एज डायरेक्ट वेजेस ट्रीट किया जाएगा क्योंकि कस्टमर की वजह से हमने ये किया.
ठीक है। अगर ओवर टाइम किया जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी एज अ जनरल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, मतलब नॉर्मली हमारे यहाँ ओवर टाइम तो हम करते ही है क्योंकि हमारे यहाँ कैपेसिटी कम है, इन दैट केस ये जो ओवर टाइम होगा पूरा का पूरा डायरेक्ट वेजेस की तरह ट्रीट किया जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है। ठीक है। ओवर टाइम वर्कड ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन, फ्लड, अर्थक्वेक, इनके कारण अगर ओवर टाइम किया जा रहा है तो इसको हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। नेक्स्ट, it will thus be seen that overtime involves payment of increased wages and should be resorted to only when extremely essential। हमको पता है कि ओवरटाइम में हमको एक्स्ट्रा वेजेस पे करना पड़ता है, तो जब एकदम ज्यादा जरूरत है ना तभी बस ओवरटाइम कराओ, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात तो तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, इसके साथ साथ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। प्रोडक्टिविटी कैसे रिड्यूस होती है भाई, एक बात सोचो, एक एम्प्लॉय है जो 8 घंटे काम कर चुका है, इसके बाद तुम उससे 2 घंटे और काम करवा रहे हो, वो तो पूरा थक गया है ना, वैसे ही तुम एक्स्ट्रा काम कराओगे इस टाइम पे तो वैसे ही उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो चुकी है। वर्क इन द इवनिंग इंक्रीजेस लाइटनिंग कॉस्ट, तुम ज्यादा देर तक काम करवाओगे तो ज्यादा देर का लाइटनिंग कॉस्ट भी हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। इट फेल्स अपॉन द हेल्थ ऑफ द वर्कर, बेचारा थकेगा भी तो ना भाई, 8 घंटे काम कर चुका है, तुम एक्स्ट्रा 3-4 घंटे काम करवा रहे हो उससे, तो उसकी हेल्थ भी खराब होती है। इसके साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी स्ट्रेन पड़ता है। प्लांट एंड मशीनरी को भी 8 घंटे काम करने की आदत है, पर तुम जबरदस्ती का स्ट्रेन करा रहे हो उससे एक्स्ट्रा काम करवा के। कंटिन्यूस वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड लीड टू फैटीग एंड डिफेक्टिव वर्क, जब एम्प्लॉय पूरा थक चुका है तो उससे डिफेक्टिव वर्क ही बनेगा, उससे तुम एज्यूम नहीं कर सकते कि जैसा उसने 8 घंटे में अच्छा प्रोडक्टिव काम किया है वैसा ही प्रोडक्टिव वो बचे हुए 2 घंटे में भी करेगा। ठीक है। देयर इज अ टेंडेंसी टू कीप द वर्क पेंडिंग, जब हमारे एम्प्लॉयज को पता है कि भाई 8 घंटे जो हम काम करते हैं उसमें कम रेट मिलता है, 100 रुपये पर आवर मिलता है, जो बचे हुए 2 घंटे अगर हम ले लेते हैं ना तो उस केस में हमको 150 रुपये पर आवर मिलता है। तो क्यों ना जो काम हमको 8 घंटे में करने के दिया गया है उसको हम धीरे धीरे करते हैं, ताकि हमको ओवर टाइम भी करना पड़े और ओवर टाइम का एक्स्ट्रा रेट मिले। ठीक है। तो देयर इज अ टेंडेंसी टू कीप वर्क पेंडिंग टू बी डन ड्यूरिंग ओवर टाइम पीरियड। ये सारे हमारे डिसएडवांटेजेस हैं रिलेटेड टू ओवर टाइम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ओवर टाइम के अंदर डिसएडवांटेजेस बस है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हमको मिलते हैं। समझ लो कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जिसके कारण हमको शट डाउन करना पड़ा, ब्रेक डाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया या कोई और कंटिजेंट इवेंट अराइज हो गया, इन दैट केस हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो गया होगा। अब हमको वापस से उसको बढ़ाना है, हमको जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी और इस जल्दी जल्दी में हमारा ओवर टाइम हमको हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। पहले जब हम ओवर टाइम नहीं करते थे तो पर डे हम 100 यूनिट्स बना पाते थे, पर ओवर टाइम के कारण अब हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है ऑर्गेनाइजेशन की, हम 120 यूनिट्स पर डे बना पाते हैं। ठीक है। तो ओवर टाइम के फायदे भी हैं पर नुकसान ज्यादा हैं। नेक्स्ट, दो ओवर टाइम वर्क कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, हमको पता है कि हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कुछ सिचुएशंस अराइज हो जाती है जहाँ पे हमको ओवर टाइम करना पड़ जाता है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ओवर टाइम होता रहता है तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करो जिससे आप ओवर टाइम को कंट्रोल कर सको। सबसे पहली बात तो जब भी ओवर टाइम वर्क होगा वो ड्यूली ऑथराइज होगा, बिना ऑथराइजेशन के ओवर टाइम वर्क अलाउड नहीं है। साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड करो, अलग से रिकॉर्ड करोगे ना तो उससे पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा ओवर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और कितना ज्यादा खर्चा हमारा बढ़ रहा है ड्यू टू ओवर टाइम। इफ ओवर टाइम इज ड्यू टू लैक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट एंड मशीनरी की कमी है, इसके कारण ओवर टाइम हो रहा है, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, क्यों बेचारे एम्प्लॉय से तुम एक्स्ट्रा काम करा रहे हो। और अगर तुम्हारे पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है नए प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए तो तुम सब कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो अपना काम को। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ओवर टाइम टेंड्स टू बी अ परमानेंट फीचर, हमारे यहाँ ओवर टाइम होता ही रहता है हर रोज, इन दैट केस आपको रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है, आप नए लोगों को लेके आओ ताकि जो तुम एक्स्ट्रा काम करा रहे हो ना अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से वो थोड़ा कम हो और ओवर टाइम का खर्चा हमारा कम हो। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइडल टाइम। हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज ओवर टाइम, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय से जितना टाइम अलॉटेड है उससे ज्यादा काम करा रहे हैं, मतलब 8 घंटे की शिफ्ट होती है हम 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं। आइडल टाइम इज लाइक जितने घंटे की शिफ्ट है ना उसी में तुम काम नहीं करवा पा रहे हो, मतलब कुछ ऐसा टाइम है जहाँ पे एम्प्लॉय खाली बैठा है। जैसे हमारी 8 घंटे की शिफ्ट है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे एम्प्लॉय ने प्रोडक्टिव काम में लगाए, बचा हुआ टाइम क्या होगा, दैट इज आवर आइडल टाइम। एम्प्लॉय इस टाइम पे खाली बैठा है और अगर इस टाइम पे तुम वेजेस पे कर रहे हो उसको, एम्प्लॉय खाली बैठा है और तुम उसको वेजेस पे कर रहे हो, इन दैट केस हम उसको आइडल टाइम की तरह ट्रीट करते हैं। आइडल टाइम कॉस्ट रिप्रेजेंट द वेजेस पेड फॉर द टाइम लॉस ड्यूरिंग विच द वर्कर डज नॉट वर्क। वर्कर ने कोई भी काम नहीं किया, तुमने वेजेस भी पे किया है, उस केस में हम उसको आइडल टाइम में डालेंगे। टाइम फॉर विच वेजेस आर पेड
बट नो वर्क इज डन। ठीक है, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अगर हम देखें तो आइडल टाइम होता है वो टाइम जिसके लिए एम्प्लॉय को पूरा का पूरा पेमेंट मिला माइनस टाइम जिसको हमने बुक किया अगेंस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। समझो 8 घंटे एम्प्लॉय आ रहा है ऑफिस में तो तुमको पूरा 8 घंटे का उसको पैसा देना पड़ेगा, पर इसमें से सिर्फ 5 घंटे ऐसे थे जिसको हमने कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर बुक किया, मतलब यही सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स थे। तो मैं क्या करूंगी, जितना टाइम के लिए मैंने पे किया माइनस जितने प्रोडक्टिव आवर्स थे, दैट इज इक्वल टू माई आइडल आवर्स और आइडल टाइम। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू कॉजेस ऑफ आइडल टाइम। 4 अलग अलग कैटेगरी में हम इस कॉजेस को देख सकते हैं। सबसे पहला आता है अनअवॉइडेबल आइडल टाइम। जैसे एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर घुसा, गेट के पास पहुंचा है और जहां पे उसको एक्चुअल में वर्क करना है उसके बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो उसको पास करके आना ही पड़ेगा और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये टाइम को कहाँ लेके जाओगे तुम, वो तो उसको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ब्रेक फॉर टी तुमको देना ही पड़ेगा, तुमको उसका थोड़ा सा ब्रेक तो रखना ही पड़ेगा। टाइम इंटरवल बिटवीन वन जॉब टू अनदर, जब एक जॉब से वो दूसरी जॉब में शिफ्ट हो रहा है, जब वो मशीन का एडजस्टमेंट कर रहा है, टूल को सेट कर रहा है, ये सारा टाइम अनअवॉइडेबल टाइम है, ये टाइम अराइज होता ही होता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं ना, नॉर्मल वेजेस का पार्ट बना देते हैं। मतलब अगर एम्प्लॉय के वेजेस को तुम डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में लेके जा रहे हो तो उसके रिलेटेड आइडल टाइम को भी तुम डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। अगर उसके वेजेस को तुम इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर लेके जा रहे हो तो उसका आइडल टाइम भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉर्मल आइडल टाइम। मतलब अगर आप जॉब्स के लिए वेट कर रहे हो, टूल्स, मटेरियल और इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहे हो, स्मॉल पावर फेलियर हो गया, स्मॉल ब्रेकडाउन हो गया मशीन का, टूल का, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही ऐसी है, समझ लो बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसके कारण अब हम प्लांट एंड मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, थोड़ा देर हमको रुकना पड़ेगा जब तक टेम्परेचर शांत नहीं होता। तो ये क्या नॉर्मल आइडल टाइम है। इसीलिए ये सारा का सारा नॉर्मल आइडल टाइम ना हमारा फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड के अंदर जाता है, मतलब पूरा का पूरा इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। यहाँ पे जैसा वेजेस का ट्रीटमेंट कर रहे थे वैसे कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली बोल दिया कि भाई तुम इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में लेके जाओगे अंडर फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, जैसे कि ब्रेकडाउन हो गया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, फायर, फ्लड, स्टॉर्म। ये तो रोज रोज नहीं होते, ये एबनॉर्मल नेचर के कभी भी अपने मन से आ जाते हैं। इन दैट केस इसको हम हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट पे नहीं चार्ज करते, हम इसको एडजस्ट करते हैं टूवर्ड्स आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आता है कंसर्न्ड आइडल टाइम। मतलब ये वाला आइडल टाइम तो बिल्कुल अराइज नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्किल्ड वर्कर्स को अनस्किल्ड जॉब में लगा रहे हो। जैसे हमारे पास इंजीनियर्स हैं, ये इंजीनियर्स का काम होना चाहिए प्रोडक्ट डिजाइन करने का, पर तुमने क्या किया, आज तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था तो तुमने ये इंजीनियर्स को लगा दिया वाटर टैंक में पानी भरने के लिए। इन दैट केस तुम एक स्किल्ड वर्कर से अनस्किल्ड काम करा रहे हो। ये वाला आइडल टाइम का हम खर्चा ना वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पे ये पर्टिकुलर काम हो रहा है। मतलब अगर अभी मैं वाटर टैंक भरवा रही हूँ तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए मैं इस वाले आइडल टाइम को मैं लेके चले जाऊँगी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में। अगर कोई अनस्किल्ड वर्क जो मैं स्किल्ड वर्कर से करा रही हूँ वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता तो मैं उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर लेके चले जाती। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, देखो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वेदर द अनस्किल्ड वर्क और अदर वर्क डन इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और नॉट। अगर प्रोडक्शन का पार्ट होगा तो तुम प्रोडक्शन के अंदर लेके चले जाओगे इस आइडल टाइम को, और अगर प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है तो तुम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रीट करोगे। मूविंग फॉरवर्ड टू आइडल टाइम प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं हमारे आइडल टाइम को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहली बात तो तुमको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्शन की, कि भाई हमारा प्रोडक्शन इतना होगा तो इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, पहले से लेके आ जाओ। ऐसे मशीन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इतने पीरियड ऑफ टाइम तक मशीन चलने वाली है तो उनको अच्छे से मेंटेन करो। पहले अगर प्रोडक्शन प्लान हो जाएगा तो सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी वैसे ही प्लान हो जाएंगी। इससे हमारे इम्बैलेंसेस खत्म होंगे कि प्रोडक्शन कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, उसके कारण आइडल टाइम अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट, सही टाइम पे मटेरियल प्रोवाइड करो। कई बार मटेरियल नहीं आने की वजह से आइडल टाइम अराइज हो जाता है। मशीन का मेंटेनेंस प्रॉपरली करते रहो ताकि ब्रेकडाउन ना हो, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा तो आइडल टाइम अराइज होगा। केयरफुल वॉच रखो ओवर द लेबर यूटिलाइजेशन सिस्टम। हम कितने अच्छे तरीके से हमारे लेबर को यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे पास कहीं बहुत ज्यादा लेबर तो नहीं है जिसके कारण आइडल टाइम अराइज हो रहा है, वो भी पता करो। मूविंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडल टाइम, देखो क्या बोल रहा है। एक वर्क मेजरमेंट स्टडी हमने की इन अ फर्म फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे की वर्क मेजरमेंट स्टडी की और हमको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिली। हमने 350 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आइडल टाइम रहा 15%। 10 घंटे का टाइम मिला था जिसमें से आइडल टाइम कितना था, 15%। हमारी परफॉर्मेंस रेटिंग है 120%। मतलब जितना भी टाइम हमको मिला ना उससे कम टाइम में हमने यहाँ पे काम खत्म कर दिया। अलाउंस टाइम है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। आपको स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझना ध्यान से, ठीक है। 10 घंटे का टाइम अवेलेबल है,
तो इस अवेलेबल टाइम में से 15% तो मेरा आइडल टाइम था, पर ये 10 घंटे को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 600 मिनट्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल थे। आइडल टाइम कितना हुआ? 15% तो मेरा आइडल टाइम में चला गया। तो जितना भी अवेलेबल टाइम था 600 मिनट का 15% अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास 510 मिनट बचते हैं जिसमें मैंने वर्क कंप्लीट किया। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम जो मैंने लगाया वो था 510 मिनट, इसमें मैंने 350 यूनिट्स बना लिए। अब बोल रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस रेटिंग है 120%, मतलब जितना भी टाइम मेरे पास था उसका 120% मेरी परफॉर्मेंस रेटिंग है, मतलब कम टाइम पे मैंने कंप्लीट कर लिया अपना काम। तो अगर मैं इसका 120% निकालू दैट इज इक्वल टू 612 मिनट्स मेरे पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली मेरे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैंने 510 मिनट में अपना काम खत्म कर दिया। नेक्स्ट बोल रहा है अलाउंस टाइम तो 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो मेरे को स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, मेरे पास नॉर्मल टाइम अवेलेबल है 612 मिनट। दिस इज आवर नॉर्मल टाइम, मतलब नॉर्मली मेरे को इतना टाइम लगता है। पर देखो हम जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड में हम अलाउंस देना चाहते हैं 10%, मतलब हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा इजी सेट हो। ये तो नॉर्मली टाइम लगता है ना, कई बार एम्प्लॉयज को ज्यादा टाइम भी लग सकता है, इसीलिए हमने क्या किया 10% का अलाउंस ऐड किया। तो मैं बोलूंगी कि भाई मेरा नॉर्मली जो टाइम लगता है ना उसमें तुम 10% का अलाउंस ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू माई स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल टाइम है 612 मिनट का प्लस 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 612 इज इक्वल टू 0.9 ST, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड टाइम आपके पास आ जाएगा 680 मिनट। आई होप क्लैरिटी आई हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमको इनको अच्छे से समझना है। परफॉर्मेंस रेटिंग और अलाउंस टाइम ये दो चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से देखनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। मूविंग फॉरवर्ड टू एम्प्लॉय कॉस्ट रिपोर्टिंग। एम्प्लॉय कॉस्ट को किस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ने बोला कि भाई देखो हमारे पास दो टाइप का खर्चा, एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को तो तुम सेपरेट हेड बना के शो करते हो, मतलब हम जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसके अंदर अलग से शो करते हैं ना मटेरियल कॉस्ट और उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट का एक हेड। लेकिन जो हमारे इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होते हैं वो ओवरहेड्स का पार्ट बनते हैं, मतलब अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसके अंदर चला जाएगा, एडमिन से रिलेटेड है तो उसके अंदर चला जाएगा, मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो उसके अंदर ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट शो होगा। ठीक है, जब हम कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर हमको एम्प्लॉय कॉस्ट कितना रिसोर्सेज कंज्यूम हुआ कैटेगरी वाइज शो करना पड़ेगा। मतलब तुमने परमानेंट एम्प्लॉय को कितना पे किया, टेम्पररी को कितना पे किया, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, पीस रेट सिस्टम, ओवर टाइम में कितना पेमेंट किया, सबका अलग अलग कैटेगरी बना के शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आर मेजरमेंट्स। ये मेजरमेंट्स की मदद से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी पता करते हैं। तो देखो हम एक कॉल सेंटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके थ्रू ये सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले आता है प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट मतलब हमारे एम्प्लॉयज कैसा काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। जैसे कि 20 कॉल्स पर आवर हमारा एम्प्लॉय हैंडल कर ले रहा है तो ये क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी है। ये हमारे कॉल सेंटर को समझने में मदद करती है कि भाई हर एक एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है, किस तरीके से वर्क कर रहा है और कहाँ कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों 20 कॉल्स पर आवर हैंडल कर लेते हैं, पर ये सिर्फ 18 कॉल्स हैंडल कर पाता है, ये सिर्फ 15 कॉल्स हैंडल कर पाती है। इन दैट केस इन दोनों को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये हमको पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट ऑफ सर्विस। एक कॉल सेंटर के लिए यूनिट क्या होगा, कॉल्स, है ना। पर कॉल हम यहाँ पे चीजों को जज करेंगे कि आप कितने नंबर ऑफ कॉल्स हैंडल कर पा रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पे चीजों को जज किया जाएगा। सो कॉल सेंटर डिटरमाइंस द यूनिट ऑफ सर्विस एज अ कॉल। दिस हेल्प्स इन ट्रैकिंग हाउ मेनी कॉल्स एन एम्प्लॉय इज हैंडलिंग, कितने कॉल्स वो हैंडल कर रहा है, क्योंकि ये यूनिट ऑफ सर्विस है इसलिए हम कॉल के हिसाब से चीजों को ट्रैक कर रहे हैं। एंड हाउ मेनी कॉल्स आर ड्रॉप्ड, कितने ड्रॉप कर दिए, कितने अबेंडन कर दिए, कितने रिजॉल्व हो गए, ये सब हम पता कर सकते हैं अगर हमारे पास यूनिट ऑफ सर्विस है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजरिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, देखो हम ना यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे टारगेट को हमारे एक्चुअल से कंपेयर करके देखते हैं। लेट्स से हमने टारगेट सेट किया है कि भाई 20 कॉल पर आवर हर एक एम्प्लॉय को हैंडल करना चाहिए, पर एक एम्प्लॉय है जो सिर्फ 15 कॉल्स पर आवर हैंडल कर रहा है। जब मैं इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रही हूँ तब मेरे को पता चल रहा है कि भाई ये एम्प्लॉय की एफिशिएंसी 75% ही है, इसको अभी और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड नहीं होता, हम ये कंपेरिजन नहीं करते, तो ये एम्प्लॉय तो खुद ही खुद में खुश होता रहता कि भाई मैं 15 कॉल्स पर आवर हैंडल करता हूँ, पता है, ऐसे खुश होता रहता क्योंकि उसको पता ही नहीं है
कि वो अभी भी कम सिचुएशन में, उसको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर उसको स्टैंडर्ड तक पहुंचना है अभी तो, ठीक है। इसीलिए स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है ताकि हमको पता चले कि हम एक्चुअल में अभी कहाँ खड़े। जब हमारे पास कुछ कंपेरिजन के लिए होगा ही नहीं तो हम सोचेंगे कि हम ही सबसे बढ़िया है ना। इसलिए कंपैरिजन ज़रूरी है और इसके थ्रू हमको एफिशिएंसी का पता चल जाता है। देखो, efficiency helps the call center to understand how efficiently its employees are handling calls and resolving customer issues. नेक्स्ट आता है बेंचमार्क एंड टारगेट। एफिशिएंसी कैसे निकाल रहे थे तुम टारगेट के साथ उसको कंपेयर करके एफिशिएंसी निकाल रहे थे, इसीलिए टारगेट्स हमारे लिए जरूरी हैं। दिस हेल्प्स द कॉल सेंटर टू मेजर इट्स एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब हम बेंचमार्क और टारगेट सेट करते हैं तो ये हमको हेल्प करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जानने में और ये फाइंड आउट करने में कि कहाँ कहाँ किसको किसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल रिपोर्टिंग। देखो, किसी भी एम्प्लॉय की अगर तुम एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी देखना चाहते हो ना तो तुम उसको एक दिन के हिसाब से जज मत करो, तुम ट्रेंड देखो कि मंथ ऑन मंथ वो इम्प्रूव कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होते जा रही है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होते जा रही है, ठीक है। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल रिपोर्टिंग देखना है। इससे कॉल सेंटर को हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ट्रेंड एंड आइडेंटिफाई एनी पैटर्न और इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। अगर कोई एम्प्लॉय की एफिशिएंसी धीरे धीरे गिर रही है तो आप एड्रेस कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि देखो भाई तुमको यहाँ का वर्क करने की जरूरत है क्योंकि एफिशिएंसी तुम्हारी धीरे धीरे लो होते जा रही है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय इसके बारे में प्रोडक्टिविटी और उनकी एफिशिएंसी जानने में हमको हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमको पता चल सकता है कि कौन सा एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है और किसको किसको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, सब कुछ पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेबर टर्नओवर। देखो, लेबर टर्नओवर मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। लेबर टर्नओवर ज्यादा होना भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, ना ही कम होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब होगा कि एम्प्लॉयज जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं। जितनी ज्यादा जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा एम्प्लॉय, उतनी ज्यादा जल्दी हमको नए एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा। नए हायर करना है मतलब नए हायर करने का हायरिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, उसको ट्रेनिंग कराने का कॉस्ट। अब नया एम्प्लॉय है तो वो कुछ लॉसेज भी करेगा, सही तरीके से प्रोडक्टिविटी भी नहीं लेके आ पाएगा, तो वो सबका लॉस। इसके साथ साथ जो जा रहा है उसका सेपरेशन का कॉस्ट, ये सारे का सारा खर्चा हमको बेयर करना पड़ता है। अगर टर्नओवर हाई है तो ये खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। अगर समझ लो लेबर टर्नओवर लो है, बहुत नीचे चला गया है, इन दैट केस एम्प्लॉयज छोड़ के ही नहीं जा रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर पुराने छोड़ के नहीं जाएंगे तो हमारे पास नए लोगों की रिक्वायरमेंट कहाँ से क्रिएट होगी, और जब तक नया एम्प्लॉय नहीं आएगा तब तक फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फ्रेश टैलेंट के लिए लेबर टर्नओवर होना जरूरी है, लेकिन फ्रेश टैलेंट अगर आ रहा है तो उसके साथ खर्चा भी बढ़ता है, तो हमको ये दोनों को कंट्रोल्ड रखना है, ठीक है। इसीलिए लेबर टर्नओवर को कंट्रोल रखने की जरूरत आती है। लेबर टर्नओवर मतलब रेट ऑफ चेंज इन द लेबर फोर्स ऑफ अ कंसर्न ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में कैसे लेबर फोर्स चेंज हो रहा है, दैट इज आवर लेबर टर्नओवर, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं हर साल, तभी तो उनकी जगह नए एम्प्लॉयज आ पाते हैं। पर इसको हमको क्या रखना है, इसको हमको कंट्रोल्ड लेवल पे रखना है ऑफ लेबर टर्नओवर, ये हमारे लिए डिजायरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर टर्नओवर हाई हो जाता है मतलब लेबर टर्नओवर हमारा हाई है, उस केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होता है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि जो लोग सीख चुके हैं काम अब वो छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमने प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे करके बढ़ाई उनको सिखा के, लेकिन अब वो छोड़ के जा रहे हैं तो वापस प्रोडक्टिविटी लो हो गई। अब जो नया है उनको वापस सिखाएंगे, फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, फिर नए आएंगे तो फिर प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। तो इस केस में क्या, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी मेंटेन नहीं रह पा रही, वो डिक्रीज होते जा रही है। नेक्स्ट, डीस्टेबलाइज द नॉर्मल फ्लो ऑफ वर्क। जो ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं वो लोग छोड़ के जाएंगे तो ऑफकोर्स ये बात है, आपका जो फ्लो ऑफ वर्क है वो डिस्टर्ब होगा, नॉर्मल नहीं रह पाएगा, और लेबर कॉस्ट भी हमारा बढ़ जाता है क्योंकि हायरिंग का, रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का, सेपरेशन का, ये सारा खर्चा हमको बेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर आखिरकार होता क्यों, तो इसके सबसे पहले हमारे पास आते हैं अवॉइडेबल कॉजेज। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर ध्यान दे तो ये सारे कॉजेज को ऑर्गेनाइजेशन ठीक कर सकती है। सबसे पहला आता है अनसूटेबिलिटी ऑफ जॉब। हमारा रामू है, रामू को ना मार्केटिंग का काम पसंद है, पर उसको ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग का काम दे दिए।
इन दैट केस रामू बोल रहा है यार मेरे को मार्केटिंग में डालो, नहीं तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा। अगर तुम उसको सूटेबल जॉब दोगे, उसके हिसाब से जॉब दोगे, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज रुकेंगे, ठीक है। तो अगर अनसूटेबिलिटी है तो सूटेबल जॉब प्रोवाइड करो। लो पे एंड अलाउंसेस, रामू को इस ऑर्गेनाइजेशन में 25,000 रुपए मिलते हैं, जबकि इंडस्ट्री रेट है 50,000 रुपए। इन दैट केस रामू क्यों रुकेगा? नहीं रुकेगा। रामू बोलेगा मैं जा रहा, मैं नहीं रुक रहा इतने कम सैलरी में, है ना। नेक्स्ट, अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन। रामू अकाउंटेंट का काम कर रहा है, उसको तुमने प्लांट के बाजू में बैठा दिया। प्लांट के बाजू में बैठा दिया तो उसको पूरा धुआं धक्कड़ सब सहना पड़ रहा है। रामू बोल रहा है अकाउंटेंट का काम इसीलिए तो लिया था कि ये जो प्लांट के अंदर वाला काम है वो ना करना पड़े, और तुम मेरे को ये प्लांट के अंदर में बैठा दियो, मैं तो नहीं रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अनसेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशन। अनहैप्पी रिलेशंस विद कोवर्कर्स। रामू का रोज शाम से झगड़ा होता रहता है, तो जो रोज झगड़ा कर करके वो वैसे ही थक चुका है, अब बोल रहा है कि बस हो गया, अब और झगड़ा नहीं सह सकता मैं, इससे बेटर है कि मैं चले जाता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट, डिस्प्यूट बिटवीन राइवल ट्रेड यूनियंस के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये सारे हमारे अवॉइडेबल कॉजेस हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल कॉजेस, मतलब रामू के खुद के रीजंस। पहला, उसको जॉब नहीं पसंद, उसको वो लोकेलिटी नहीं पसंद, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं पसंद, तो वो छोड़ के चला जाएगा। अगर उसके यहाँ डोमेस्टिक ट्रबल है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी वो फैमिली के से दूर रह के काम कर रहा है, वो चाहता है कि फैमिली के पास ही कोई काम मिल जाए, तो वो उसको ये वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी, तभी वो यहाँ पे आ पाएगा। नेक्स्ट, चेंज ऑफ लाइन फॉर बेटरमेंट। उसको लग रहा है कि अभी जो काम कर रहा है ना वो उसके लायक नहीं है, वो उसको कहीं और काम करना चाहिए जिससे उसका ज्यादा अच्छा हो सकता है, वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इन दैट केस वो लाइन को चेंज करना चाहता है फॉर बेटरमेंट, तो उस केस में वो छोड़कर चला जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है ड्यू टू ओल्ड एज एंड इल हेल्थ, तो उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो जाएगा ही। और अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता उसको, है ना। नेक्स्ट, अनअवॉइडेबल कॉजेस। अनअवॉइडेबल कॉजेस मतलब ये तो हम रोक भी नहीं सकते, जैसे रिट्रेंचमेंट, मतलब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है तो मैं एम्प्लॉयज को कैसे रखूंगी? नहीं रख सकती ना, एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयज का ले ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड। हमारा जो रामू है ना, ऑफिस आके रोज टेबल्स तोड़ता है, अभी तक वो स्कूल वाली आदत नहीं गई है उसकी, रोज तोड़ता है। हम धीरे धीरे करके माफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा, तो इस केस में हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूड और लॉन्ग एब्सेंस। रामू इतने दिनों के ऑफिस आ ही नहीं रहा, लॉन्ग कंटिन्यूड एब्सेंस लेके जा रहा है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को निकाल सकती है, ठीक है। तो ये सारे केसेस है जिसके कारण लेबर टर्नओवर अराइज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। जो लेबर टर्नओवर हो रहा है उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लेबर टर्नओवर को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एडिशन मेथड, मतलब कितने एम्प्लॉयज आपने ऐड किए उसके हिसाब से आप यहाँ पे लेबर टर्नओवर निकालोगे, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ एडिशन हुए डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज नंबर कैसे निकलेगा? ओपनिंग में कितने वर्कर्स थे प्लस क्लोजिंग में कितने वर्कर्स थे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो नंबर ऑफ एडिशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स करने से आपको लेबर टर्नओवर मिल जाएगा। दूसरा मेथड है सेपरेशन मेथड। हमने यहाँ पे देखा कि कितने लोग ऐड हुए उसके हिसाब से कर लो, अब हम देख रहे हैं कि कितने लोग छोड़ के गए ऑर्गेनाइजेशन को, उसके हिसाब से कर लो। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब कितनों को रिप्लेस किया गया। जैसे समझ लो हमने 200 एम्प्लॉयज नए हायर किए, लेकिन इसमें से 50 ऐसे थे जो कि रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज है, मतलब कोई छोड़ के गया उनकी जगह पे ये 50 आए हैं, तो ये 50 क्या बनेगा मेरा? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। नेक्स्ट आता है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में हम एडिशंस और सेपरेशंस का एवरेज लेते हैं, नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन का एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, इनको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, During October 2021, the following information is obtained from the personnel department of a manufacturing company। से हमको ये सारी information मिली। Labor force at the beginning of the month है 1900, at the end of the month है 2100। During the month 25 लोग खुद से छोड़ के चले गए, 40 को हमने डिस्चार्ज कर दिया। देखो स्टार्टिंग से जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना हम साथ साथ लिखते जाते हैं। पहले दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में मेरे पास 1900 एम्प्लॉयज हैं, एंड ऑफ द मंथ में मेरे पास है 2100। इन दोनों की मदद से मैं एवरेज निकाल सकती हूँ, एवरेज साथ ही साथ निकाल लेते हैं। 2100 प्लस 1900 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2000 एम्प्लॉयज, ठीक है। तो एवरेज नंबर हमने निकाल लिया। इसके बाद बोल रहा है कि ड्यूरिंग द मंथ 25 लोग छोड़ के गए, 40
डिस्चार्ज हो गए। 25 छोड़ के गए मतलब खुद की मर्जी से छोड़ के चले गए होंगे, और 40 डिस्चार्ज हो गए मतलब समझ लो रिटायरमेंट हो गया होगा उनका। अब एक बात तो है कि भाई देखो, ये भले खुद से छोड़ के गए या इनका डिस्चार्ज हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट तो हो रहे हैं ना। इन दैट केस ये हमारे सारे के सारे सेपरेशंस में आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशंस ये हमारा 25 + 40 दैट इज इक्वल टू 65। नेक्स्ट, 280 workers were engaged, out of which only 30 were appointed in the vacancy created by the number of workers separated. हमने कितने एडिशंस किए? 280 वर्कर्स एडिशंस हुए, है ना। नंबर ऑफ एडिशंस 280 वर्कर्स। इसमें से बोल रहा है कि भाई देखो 30 वर्कर्स ऐसे थे जिनको हमने अपॉइंट किया इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द वर्कर सेपरेटेड। जो वर्कर सेपरेट हुए ना, इनके कारण जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसमें सिर्फ 30 वर्कर्स को ऐड किया गया है। तो ये क्या हो गया? मेरा रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट कितने हुए? 30 वर्कर्स यहाँ पे रिप्लेस्ड आए हैं। ठीक है, तो हमने सारे के सारे वैल्यूज निकाल लिए। अब हमको सबको फॉर्मूले में डालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लेबर टर्नओवर इज इक्वल टू, अगर मैं एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करूं तो मैं लूंगी नंबर ऑफ एडिशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 14%। नेक्स्ट, ये एडिशन मेथड था। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेपरेशन मेथड। कितने एम्प्लॉयज सेपरेट हुए? तो 65 एम्प्लॉयज सेपरेट हुए, डिवाइडेड बाय एवरेज है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 3.25%। नेक्स्ट, कितने रिप्लेस हुए? रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू 30 एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड आए डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1.5%। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने बस सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया। एक और बच रहा है हमारे पास फ्लक्स मेथड, जहाँ पे हम लेते हैं एडिशंस और सेपरेशंस को प्लस करते हैं। तो 280 + 65 और इसका हम एवरेज ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 8.63%। तो हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाया। बस हमको ये पता होना चाहिए कि कितने एडिशंस हुए, सेपरेशंस हुए और रिप्लेसमेंट हुए। ये सही सही निकाल लोगे तो बाकी सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी, है ना। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको अभी अभी फॉर्मूला समझाया, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है। पर अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो साथ साथ मतलब यहाँ पे लेबर टर्नओवर एडिशन का निकाल रहे हो तो एडिशन का फॉर्मूला लिखोगे पहले, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। सिमिलर वे में सेपरेशन का निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, मतलब जो हमारे यहाँ लेबर्स छोड़ के जा रहे हैं उसके अंदर क्या खर्चा पड़ता है हमको। तो देखो, हमको ये पता है कि अगर लेबर टर्नओवर बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए डबल एज्ड स्वॉर्ड का काम करता है। मतलब इसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे कि भाई हमारे पास फ्रेश आइडिया, न्यू पर्सपेक्टिव आ जाता है क्योंकि नए लोग हम एम्प्लॉय करेंगे। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। और जो भी खर्चा हम कर रहे हैं ना फॉर लेबर टर्नओवर, वो खर्चा हम 2 हेडिक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट, दूसरा होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट इज लाइक एम्प्लॉयज को जाने से पहले ही रोकने का खर्चा। मतलब ये सारे खर्चे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ से एम्प्लॉयज छोड़ के ना जाए। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज जब एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए उसके कारण हमारे पास ये सारे खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो हमने इनकर किए हैं टू कीप द वर्कर्स सैटिस्फाइड एंड दस टू एक्ट एज अ डिस्करेजमेंट अगेंस्ट लीविंग एम्प्लॉयमेंट। हम ये सारे खर्चे कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉयज को सैटिस्फाइड रख सकें। अगर एम्प्लॉयज को तुम सैटिस्फाइड रख पा रहे हो मतलब तुम एम्प्लॉयमेंट छोड़ने से उनको रोक रहे हो, इसीलिए ये खर्चा डिस्करेजमेंट बनता है अगेंस्ट लीविंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम जो प्रिवेंटिव कॉस्ट के अंदर खर्चे करते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग हेड्स में हम ग्रुप कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ना बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, पर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का वो खर्चा जो कि किया जा रहा है फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, वो खर्चा प्रिवेंटिव कॉस्ट के अंदर कवर किया जाएगा। क्योंकि देखो, अगर एम्प्लॉय का ना मैनेजमेंट के साथ रिलेशन अच्छा है ना तो वो रुक जाएगा। बाकी सारी सिचुएशन भी अच्छी नहीं होगी ना अगर मैनेजमेंट के साथ बढ़िया रिलेशन है, दोस्त की तरह रहते हैं, काम में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एक दूसरे के लिए। अगर हमारा एम्प्लॉय कहीं फंस रहा है तो मैनेजमेंट उसकी हेल्प करने आता है,
तो एम्प्लॉय ना रुक जाता है। तो ये खर्चा क्या कर रहा है, ये खर्चा एम्प्लॉयज़ को रोक रहा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करवा रहा है। इसीलिए इसको हम प्रिवेंटिव कॉस्ट के अंदर लेके जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्विस। मेडिकल सर्विस प्रिवेंटिव हो या क्यूरेटिव हो, दोनों कवर किया जाएगा। एम्प्लॉय के लिए किया जा रहा है या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के लिए किया जा रहा है, दोनों केसेस में ये प्रिवेंटिव कॉस्ट की तरह माना जाता है। क्योंकि अगर आप उनके फैमिली मेंबर के लिए भी कुछ करोगे ना, तो फिर रुक जाएगा, वो खुशी के कारण रुक जाएगा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, मेरा तो ध्यान रखती है, साथ साथ में मेरे फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखती है। नेक्स्ट, वेलफेयर एक्टिविटीज करो, स्कीम्स चलाओ, जैसे कि आप पेंशन और प्रोविडेंट फंड स्कीम लगा सकते हो, बोनस की स्कीम, हाई वेजेस, अदर इंसेंटिव स्कीम आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे क्या बनेंगे हमारे लिए, ये सारे हमारे प्रिवेंटिव कॉस्ट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज आर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, अब नए एम्प्लॉयज को उसकी जगह रिक्रूट करना है, तो उसका खर्चा हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू हैंड्स, नए लोग आए हैं उनका रिक्रूटमेंट, उनके ट्रेनिंग का जो भी खर्चा होगा वो यहाँ कवर होगा। नए एम्प्लॉयज हैं तो उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है कि कैसे काम करना है, इसलिए लॉसेस भी हो सकते हैं, वेस्टेज भी हो सकता है और प्रोडक्टिविटी भी हमारी लो होगी, क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, इनएफिशिएंसी हो सकती है नए लेबर फोर्स के अंदर। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर हमारे ये सारे खर्चे कवर होते हैं। सबसे पहला तो लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू डीले इन रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज। अगर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी सी देरी कर दी नए एम्प्लॉयज को लाने में, तो उस केस में हमारा आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ पहले 100 एम्प्लॉयज थे, 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, 20 छोड़ के चले गए, तो क्या जो बचे हुए 80 है वो पूरा 100 एम्प्लॉयज का काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमको नए 20 की जरूरत पड़ेगी। पर अभी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये नए 20 नहीं लेके आ पाया, तो उस केस में सिर्फ 80 ही अपना काम करेंगे। 80 अपना काम करेंगे, इन दैट केस प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि पहले हमारे पास 100 एम्प्लॉयज थे, 100 लोग काम कर रहे थे, पर अब सिर्फ 80 काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी और साथ साथ आउटपुट भी हमारा कम होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाते हैं। नए लोगों को हायर करोगे तो हायरिंग के, रिक्रूटमेंट के, ये सारे खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं। उनको ट्रेनिंग देने का खर्चा बढ़ता है। इनएफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर इतना एफिशिएंट नहीं होगा, तो इनएफिशिएंसी के कारण जो खर्चा आ रहा है वो यहाँ इंक्लूड होगा। टूल और मशीन ब्रेकेज भी हो सकता है। नया एम्प्लॉय है, उसको नहीं है ज्ञान, वो टूल्स मशीन का ब्रेकेज भी कर सकता है। स्क्रैप ज्यादा अराइज होगा, डिफेक्टिव वर्क ज्यादा अराइज होगा और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो नए एम्प्लॉय को ज्ञान नहीं है अभी। तो ये सारे के सारे खर्चे हमारे रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर मेजर्स टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर हमको पता है कि अच्छा नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमको क्या करना है, उसको कम करने की कोशिश करना है। कम कैसे हो सकता है? कम करने के लिए आप लेके आओ एक ऐसा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एफिशिएंट है, सिंपैथेटिक है और इम्पार्शियल है। वो एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय के बीच में पार्शियलिटी नहीं करता, वो सिंपैथेटिक है, वो उन लोगों की बातें सुनता है, सारे एम्प्लॉयज की बातें सुनता है, समझता है, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और वो एफिशिएंट है, जो भी काम वो कर रहा है वो सही से जल्दी टाइम पे कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम टू कीप द वर्कर्स इन्फॉर्म्ड ऑन द मैटर्स दैट अफेक्ट देम। देखो, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम वर्कर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखें। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको समझ आए कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अभी लॉसेस बेयर करने पड़ रहे हैं। इनको लॉसेस बेयर करना पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं पता है? ये कॉफी मशीन बंद करवा रहे हैं, ये लाइट्स जो है बिना मतलब की जहां भी चल रही है उसको बंद करा रहे हैं, ये एसी जहां भी बिना मतलब का चल रहा है उसको बंद करा रहे हैं, बिना एम्प्लॉयज को बताए। कुछ भी खबर नहीं है ना एम्प्लॉयज को कि क्यों ये सारी चीजें हो रही है। एम्प्लॉय बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, आप उसको कॉफी नहीं दोगे टाइम पे, उसके यहाँ लाइट्स ही नहीं चल रही, वो काम कैसे करेगा? तुम एसी बंद कर दे रहे हो जब आ रहे हो तब। तुम ये सारी चीजें अगर बिना एम्प्लॉय को बताए हुए करोगे ना, तो एम्प्लॉय छोड़ के भी चला जाएगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आ गया मैं, इतने ज़्यादा ये लोग कंजूस हैं, ये सारी चीज़ें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसी की जगह आपने एम्प्लॉय को पहले से बताया होता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी लॉसेस से गुजर रही है, तो आप क्या करें, कभी भी कॉफ़ी बिना मतलब का ना फेंकें। अगर आपको पीनी है तो आप लीजिए, हम मना नहीं करेंगे, आप लीजिए, लेकिन उसको वेस्ट मत कीजिएगा। लाइट जहाँ भी बेमतलब की चल रही हो आप खुद ही जाके बंद कर दीजिएगा। एसी जहाँ भी बिना मतलब का चल रहा हो खुद ही जाके बंद कर लीजिएगा, क्योंकि हमको आपकी ज़रूरत है। आप अगर सही तरीके से मेंटेन करोगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और साथ साथ आपका भी फायदा होगा। ये बोलने से ना एम्प्लॉय खुद ध्यान रखेगा कि वो बिना मतलब के खर्चे ना करे। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करें उन सारी चीज़ों के लिए जो उनको अफेक्ट करती है। अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे ना ढंग से, तो फिर हो गया कल्याण, आपके यहाँ से एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशन एंड प्लेसिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब।
सही इंसान को सही जॉब में लगाओ, वो जहाँ ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहा है उसको वहाँ जॉब में दो, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट करो, मतलब चैलेंजिंग जॉब्स लेके आओ ताकि बोर्डम कम हो, मोनोटनी मतलब एक ही टाइप का काम उनको बार बार ना करना पड़े, ताकि इसके कारण क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, लोग खुश रहेंगे, चैलेंजिंग जॉब करेंगे, उसको अचीव कर पाएंगे, तो वैसे ही उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, फेयर रेट्स ऑफ पे दो, अलाउंसेस दो, इंसेंटिव दो, पेंशन दो, ग्रेट्युटी दो, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को रोकने का काम करती है। वेलफेयर मेजर्स लगाओ, स्ट्रेंथनिंग वेलफेयर मेजर्स, अच्छे खासे वेलफेयर मेजर्स लगाओ अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए मेजर्स अप्लाई करो। ऑगमेंटिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड स्कीम, आप कल्चरल इवेंट्स करा सकते हो, आप डांस सिंगिंग ये सारी चीजें करा सकते हो, आप गेम्स करा सकते हो, ये सारी चीजें क्या करेंगी, उनको इन्वॉल्व रखेंगी, वो खुश रहेंगे, उनका और अच्छा रिलेशन बनेगा एक दूसरे के बीच में, एम्प्लॉयज का अच्छा रिलेशन बनेगा, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का अच्छा रिलेशन बनेगा, और एट लास्ट लेबर टर्नओवर हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं हम फॉर रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू लेबर कॉस्ट, जो कि लेबर टर्नओवर के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हमारे पास XYZ लिमिटेड है जिनके यहाँ लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये परेशान है, बेचारे परेशान है, पर इसके रीजंस और रेमेडियल स्टेप्स लेने से पहले ये जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हमारा लॉस्ट हो गया ड्यू टू लेबर टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में इन्होंने एक्चुअल सेल्स की 83,03,300, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो था इनका 20%, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क्ड बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स था 4,45,000 आवर्स हमारे लेबर्स थे काम किया एक्चुअल में। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ डीले पर्सनल डिपार्टमेंट ने वैकेंसी जो लेबर टर्नओवर के कारण वैकेंसी अराइज हुई थी ना, उसको फाइल करने में लेट कर दिया, जिसके कारण 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स हमारे लॉस्ट हो गए। मतलब 4,45,000 आवर्स तो हमने एक्चुअल में काम किया, हम 1 लाख घंटे और काम कर सकते थे, लेकिन लेबर टर्नओवर के कारण वो लॉस्ट हो गए। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है ना, उसमें 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल है टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देने में 30,000 घंटे हमने लगाए। हाफ ऑफ द आवर्स वेर अनप्रोडक्टिव, ये 30,000 घंटे में से हाफ, दैट इज 15,000 आवर्स, ये तो मेरे अनप्रोडक्टिव थे पूरे के पूरे, मतलब इसमें तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। मतलब बचा हुआ जो 15,000 घंटे है उसमें तो रिजल्ट आया होगा, क्योंकि उसके बारे में नहीं लिखा है, मतलब ये जो है हमारा ये प्रोडक्टिव आवर्स है, ठीक है। तो हाफ अनप्रोडक्टिव मतलब बचे हुए आवर्स हमारे प्रोडक्टिव हैं। इसके अलावा लेबर टर्नओवर के कारण हमको सेटलमेंट का, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का और ट्रेनिंग का खर्चा बेयर करना पड़ा। Assuming that potential production loss as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices. देखो लेबर टर्नओवर अराइज हुआ जिसके कारण हमारे पास लेबर आवर्स लॉस्ट हुए, लॉस्ट लेबर आवर्स हुए, मतलब इसके कारण हमारा प्रोडक्शन भी लॉस्ट हुआ होगा। ये जो प्रोडक्शन लॉस हुआ ना, ये प्रोडक्शन भी सेम प्राइस में सेल किया जा सकता है जैसे आपने एक्चुअल प्रोडक्शन को सेल किया। हमने 4,45,000 आवर्स काम करके प्रोडक्शन किया, इसको जितने में बेचा ना, सेम उसी प्राइस में तुम इसको भी बेच सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द प्रॉफिट फोरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर, हमारा कितना प्रॉफिट फोरगॉन हो गया वो हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई हम लिख लेते हैं। हमारे पास सेल्स है 83,03,300 की, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोल रहा है 20% का है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सेल्स। मतलब कंट्रीब्यूशन होता क्या, पहले वो समझो। जो सेल्स होता है ना, उसमें से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि भाई जो सेल्स है उसका 20% तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो मैं अगर सेल्स का 20% निकालूं, दैट इज इक्वल टू 16,60,660 इज माई कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी जो हमने सेल्स की उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना है, 16,60,660। नेक्स्ट मेरे को दिया हुआ है कि 4,45,000 आवर्स हमारे एक्चुअल लेबर आवर्स हैं। एक्चुअल लेबर आवर्स इज इक्वल टू 4,45,000, ठीक है। इसमें से बोला जा रहा है कि 30,000 घंटे तो हमने ट्रेनिंग में लगाए, जिसमें से 15,000 मेरा पूरा का पूरा अनप्रोडक्टिव था। तो अगर मैं टोटल प्रोडक्टिव आवर्स निकालना चाहूँ तो हम बोलेंगे कि भाई एक्चुअल में हमने 4,45,000 आवर्स काम किया, जिसमें से 15,000 अनप्रोडक्टिव था, तो बचे हुए घंटे क्या होंगे, हमारे प्रोडक्टिव आवर्स होंगे। तो 4,30,000 मेरे पास प्रोडक्टिव आवर्स आ गए। लॉस्ट आवर्स हमको कितना दिया हुआ है, लॉस्ट आवर्स बोला गया 1 लाख घंटे हमारे लॉस्ट हुए, ठीक है। अब देखो, मेरे को अगर पता है कि
4,30,000 आवर्स लगाने से 83,03,300 की सेल्स होती है। तो मैं ये पता लगा सकती हूँ क्या कि 1 लाख घंटे में कितनी सेल्स होगी, क्योंकि प्राइस तो सेम रहेगा, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया। हम नॉर्मल मैथ्स लगा के ये चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई सेल्स फॉर लॉस्ट आवर्स, जो लॉस्ट आवर्स थे उसमें कितना सेल्स हो सकता था। तो हमारे पास अभी सेल्स है 83,03,300। ये सेल्स हुई जब 4,30,000 घंटे हमने लगाए। अगर मैं 1 लाख घंटे लगाती तो कितने सारे सेल्स होते, ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा। 83,03,300 डिवाइडेड बाय 4,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 19,31,000 का सेल्स मेरा यहाँ पे लॉस्ट हुआ, ठीक है। अब देखो मेरे को सेल्स लॉस्ट पता चल गया, तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन रेशियो लगा के यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पता कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल पता कर सकती हूँ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा दोनों सिचुएशन में, और एज सेल्स भी हम सेम प्राइस में करने वाले हैं तो कंट्रीब्यूशन का रेशियो भी सेम रहेगा, है ना। तो मैं बोलूंगी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फॉर लॉस्ट आवर्स। तो लॉस्ट आवर्स में मेरी सेल्स थी 19,31,000, इसका 20% हम यहाँ पे निकाल लेंगे, दैट इज 3,86,200 इज माई कंट्रीब्यूशन फॉर लॉस्ट आवर्स। मेरे को कंट्रीब्यूशन तो पता चल गया, मेरे को प्रॉफिट फोरगॉन निकालना है। मतलब इसके अलावा भी जो सारे खर्चे हुए ना लेबर टर्नओवर के कारण, वो सारे के सारे खर्चे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर लेबर टर्नओवर अराइज नहीं होता तो ये सारे खर्चे भी अराइज नहीं होते, ठीक है। तो ये सब भी मेरा प्रॉफिट का पार्ट बनते। सबसे पहला आता है मेरे पास सेटलमेंट कॉस्ट, 43,820 इज माई सेटलमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का खर्चा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट हमारा है 26,740। नेक्स्ट सिलेक्शन का खर्चा 12,750 एंड लास्ट इज आर ट्रेनिंग कॉस्ट 30,490, ठीक है। ये खर्चा अगर हम टोटल कर लें तो ये 5 लाख रुपए आता है, और ये बनेगा मेरा प्रॉफिट फोरगॉन। आई होप आपको ये क्वेश्चन में क्लैरिटी आई हो। सो इसी के साथ हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट पूरा का पूरा खत्म होता है, पर एक चीज बची है, दैट इज समरी। तो जैसा मैंने मटेरियल कॉस्ट की समरी बनाई थी ना एक पेज के अंदर, जिसकी मदद से हम पूरा का पूरा रिकॉल कर पा रहे थे, सेम टाइप का समरी आपको बनाना है एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए, और उसको मेरे साथ शेयर करना है ऑन टेलीग्राम @CMA पलक शर्मा, ठीक है। CMA पलक शर्मा करके अगर आप टेलीग्राम में सर्च करोगे ना तो मेरी आईडी मिल जाएगी। वहां पे आपको मेरे साथ ये जो शीट होगी वो आपको शेयर करना है, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट को एक पेज में पूरा रिविजन के लिए बना के जो आप मेरे साथ शेयर करोगे ना, अगर बढ़िया सी समरी अगर आपने बनाई होगी तो उसको मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी @CMA जंक्शन। जो CMA जंक्शन का टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो एक समरी जरूर बनाना, जिससे आपकी तो मदद हुई और साथ साथ आपके साथ वाले बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी मदद हो। विद दैट हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई हो। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।